क्लास 11th फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स, क्लास 11th की जो केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स है वैसा ही कुछ फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स होता है, लेकिन 10 से 20% का डिफरेंस है और उसी डिफरेंस के लिए हम फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, इस चैप्टर में ना बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है और इन सब चीजों से क्वेश्चन भी नहीं आता, बस ये बेसिक टर्म्स है जो हमें समझना है। पहला बेसिक टर्म आपके सामने है बेटा, सिस्टम। कि यार सिस्टम किसे कहते हैं? तो देखिए, सिस्टम को समझने का सबसे आसान एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूं। सपोज करो अभी आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो, तो आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, तो मैं हूं आपके लिए सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वो चीज है जिसकी हम स्टडी करते हैं या जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं। मान लो ये पूरे पूरे ब्लैक यूनिवर्स में, ये पूरा ब्लैक यूनिवर्स है और इसमें आप इस डॉट की स्टडी कर रहे हो, तो ये डॉट सिस्टम है, यानी जिसकी हम स्टडी करते हैं उसको सिस्टम कहा जाता है। तो ये सिस्टम है और सिस्टम के आसपास जो भी है, मतलब कुल मिला के मैं कहूं तो ये सिस्टम है आपका जिसकी आप स्टडी करते हो या जिसको आप देख रहे होते हो। मैं इस डॉट को देख रहा हूं तो ये डॉट मेरे लिए सिस्टम है और डॉट से बाहर, सिस्टम के बाहर जो भी है उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। और सराउंडिंग तो हर कोई जानता है कि सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास की जगह। तो सिस्टम और ये सराउंडिंग, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, सिस्टम क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल हैविंग मेजरेबल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अब तुम बोलोगे सर यहां तो डेफिनेशन कुछ अलग ही लिखी हुई है और आपने कुछ और समझाया है। तो फिजिक्स में सिस्टम को ऐसे ही समझाया जाता है कि अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। जैसे कि अगर मैं इस डॉट की बात करूं तो इस डॉट के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, भले ही आपको दिख नहीं रहा है पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। इस डॉट के अंदर बहुत सारे पार्टिकल होंगे, बहुत सारे पार्टिकल। तो अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। सपोज करो यहां पर एक चाय का कप है ना? तो सपोज करो यहां पर एक चाय का कप है। तो पहले बच्चों, ये जो चाय का कप है, चाय का कप, ये चाय का कप मेरे लिए सिस्टम है। अच्छा, तो ये जो चाय का कप है जिसके अंदर चाय रखा हुआ है, चाय, तो ये क्या है? इसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल है। तो जो चाय का कप है जिसके अंदर चाय है, ये कलेक्शन है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। क्योंकि अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी हम चाय के कप की कर रहे हैं। तो एक सिस्टम क्या होता है समझिएगा, अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था खुद का, अगर मैं आपके लिए सिस्टम हूं तो मैं एक कलेक्शन हूं बहुत सारे पार्टिकल्स का, मैं बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ हूं। तो सिस्टम क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल हैविंग मेजरेबल, जिसका हम प्रेशर मेजरमेंट कर सके, जहां पर पी का मतलब है प्रेशर, जिसका आप प्रेशर मेजरमेंट कर सको, जिसका आप वॉल्यूम मेजरमेंट कर सको, जिसका आप टेम्परेचर मेजरमेंट कर सको, टेम्परेचर। जैसे फॉर एग्जांपल ये चाय का कप, तो चाय के कप में हम सब कुछ मेजरमेंट कर सकते हैं, प्रेशर भी, वॉल्यूम भी, टेम्परेचर भी। तो चाय का कप हमारे लिए सिस्टम है। तो एक सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल हैविंग प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाय का कप ले लो या फॉर एग्जांपल आप मेरे बॉडी को ले लो, किसी चीज को भी ले लो, हम सिस्टम कहलाएंगे अगर आप मेरे बारे में पढ़ रहे हो तो, मेरे बारे में ऑब्जर्व कर रहे हो तो। अब सराउंडिंग क्या होता है? एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, जो सिस्टम पर अफेक्ट डाल सकता है, जो सिस्टम पर अफेक्ट डाल सकता है। अफेक्ट मतलब सिस्टम को छेड़ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं चाय का कप, तो चाय के कप के आसपास जो भी है ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग। और इस सराउंडिंग से चाय के कप पे फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा? अगर मान लो सराउंडिंग हमारा ठंडा है, अगर हमारा सराउंडिंग ठंडा है, अगर हम सराउंडिंग को ठंडा कर देंगे तो चाय के कप पर भी फर्क पड़ेगा, चाय भी ठंडा हो जाएगा, चाय भी ठंडा हो जाएगा, चाय भी ठंडा हो जाएगा। यानी सराउंडिंग क्या होता है? सिस्टम के बाहर की चीज, और सिस्टम की बाहर की चीज जो है वो सिस्टम पर फर्क डाल सकती है। तो सराउंडिंग की डेफिनेशन क्या है? पढ़िए, एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, सिस्टम के बाहर सराउंडिंग है जो सिस्टम पर अफेक्ट डाल सकता है, अफेक्ट यानी जो सिस्टम को छेड़ सकता है। यानी बेस्ट एग्जांपल क्या है? अगर हम सराउंडिंग को ठंडा कर देंगे तो हमारा चाय का कप भी ठंडा हो जाएगा। तो सराउंडिंग की वजह से हमारे सिस्टम पर फर्क पड़ सकता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अपनी इस दो टर्म को समझो, फिर हम आगे बढ़ते। फटाफट समझ में आ गया तो कमेंट जरूर करना। मेरे सुंदर बच्चों, अगला जो टॉपिक है हमारे पास, वो टॉपिक क्या है इसको ध्यान से देखिए, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल क्या होता है समझिएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल क्या है? मेजरेबल क्वांटिटी, जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रेशर को मेजरमेंट कर सकते हैं, आप वॉल्यूम को मेजरमेंट कर सकते हैं, आप टेम्परेचर को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स वो होते हैं जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं और इसका यूज करते हैं सिस्टम को पढ़ने के लिए। जैसे मैंने कहा एक चाय का कप, अब ये चाय का कप मेरा सिस्टम है, तो चाय का कप कितना गर्म है? तो गर्म का मतलब हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर का इस्तेमाल हम पता लगाने के लिए करते हैं कि चाय का कप कितना गर्म है। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल वो होता है जिसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर यूज टू स्टडी सिस्टम बिहेवियर, सिस्टम की बिहेवियर को पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, समझिएगा। तो प्यारे बच्चों, ये होता है मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है उन सब का एक मैथमेटिकल रिलेशन। जैसे आप लोगों ने अगर याद हो पीवी इजिकल टू एनआरटी पढ़ा था क्लास 11th केमिस्ट्री के चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में। तो प्यारे बच्चों, पीवी इजिकल टू एनआरटी, इसको बोला जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसका नाम है बेटा आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन।
अब ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है ये हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि प्रेशर इनटू में वॉल्यूम इज इक्वल टू टेम्परेचर एंड एन आर, जहां पर एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, यहां पर एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स है और आर का मतलब है कांस्टेंट 8.314, जहां आर गैस कांस्टेंट होता है प्यारे बच्चों, गैस कांस्टेंट। तो हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने ये सीखा कि जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है ये प्रेशर को, वॉल्यूम को और टेम्परेचर को जोड़ता है। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट किसे कहते हैं? एक ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को जोड़े। तो ये हमने कुछ बेसिक बातें करी इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, चैप्टर बहुत आसान है, बस आपको ये बेसिक टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको ये सब सीखना है। सो प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक हमारे पास है थर्मल इक्विलिब्रियम। अब देखो थर्मल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं समझिएगा ध्यान से, ये काफी इंपॉर्टेंट है समझना। अगर मान लो हमारे पास दो बॉडी है, सपोज करो हमारे पास ये दो बॉडी है, कैसे? ये है ए और ये है बी। अगर इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर सेम हो जाए, अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो हीट का फ्लो नहीं होगा। समझो इस बात को। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक बॉडी है जिसका 30 डिग्री सेल्सियस है और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है उसके बगल में जो कि है 30 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो जो हीट का फ्लो ना इधर होगा ना हीट का फ्लो इधर होगा, तो यहां पर होगा थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? टू सिस्टम, दो सिस्टम है, मान लो दो बॉडी है हमारे पास, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दे हैव सेम टेम्परेचर। अगर कहीं पर सेम टेम्परेचर हो तो हम कहते हैं कि बॉडी का या उस सिस्टम का, उस चीज का थर्मल इक्विलिब्रियम आ चुका है ना? जैसे मैं एग्जांपल दूं, मान लो एक गर्म चाय का प्याला है, ये गर्म चाय की कप, ये बहुत ही गर्म चाय की कप है। अब बाहर है ठंडा मौसम और ये है गर्म, हॉट। तो अगर इसका टेम्परेचर है मान लो 70 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर 70 डिग्री है और ये ठंडा है, इसका टेम्परेचर है मान लो -5 डिग्री सेल्सियस, तो हम यहां पर बोलेंगे कि हीट का फ्लो ऐसे होगा। यहां पर ये हीट का फ्लो हो रहा है, तो यहां पर गर्म से ठंडे की तरफ हीट का फ्लो हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो हीट का फ्लो नहीं हो रहा। एक प्रकार से अगर हम दोनों को पास पास रखेंगे तो दोनों का टेम्परेचर सेम हो तो वहां पर हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बातें करते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हमें कुछ बेसिक वर्ड्स को सीखना है। इसमें पहला वर्ड है हमारे पास डायाथर्मिक वॉल। अब ये आपने क्लास 11th की केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं आपको सस्ती दोबारा पढ़ाऊंगा। अब देखिए डायाथर्मिक वॉल किसे कहते हैं? मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर है और इसमें गर्म पानी रखा हुआ है, हॉट H2O, और ये कंटेनर की दीवारें हैं, ये दीवारें हैं। अब इन दीवारों से हीट बाहर निकल रहा है, क्योंकि ये गर्म है, अंदर गर्म है तो गर्मी बाहर निकल रही है, हीट बाहर निकल रही है। अगर हीट बाहर निकल रहा है तो उसको बोलते हैं डायाथर्मिक वॉल। तो प्यारे बच्चों, अलाउज हीट फ्लो, डायाथर्मिक वॉल हीट के फ्लो को अलाउ करता है। फिर प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक जो हमें सीखना है वो है हमारे पास एडियाबेटिक वॉल। अब ये एडियाबेटिक वॉल क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करो हमारे पास ये कोई कंटेनर है, और इसके अंदर हमने गर्म पानी डाला, हॉट H2O डाला, और गर्म पानी डालने के बाद हमें यह पता लगा कि इन दीवारों से हीट नहीं निकल पा रहा, हीट जो है नहीं निकल पा रहा। तो हम बोलेंगे जो दीवार है वो एडियाबेटिक दीवार है, तो डज नॉट अलाउ हीट फ्लो। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लास्ट पॉइंट समझना है, इंपॉर्टेंट ये रहा। लिखा है अगर दो बॉडीज है, मान लो ये यहां पर ये दो बॉडीज है, कैसे बता रहा हूं, देखिए ये दो बॉडीज है, एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी, और इनके बीच में जो दीवार है, इनके बीच में दीवार अगर डायाथर्मिक है, अगर इनके बीच का जो दीवार है ये दीवार डायाथर्मिक है। अब डायाथर्मिक क्या होता है? डायाथर्मिक वो होता है जो हीट के फ्लो को अलाउ करे। तो अगर इनके बीच का दीवार डायाथर्मिक है और मान लो ये हॉट बॉडी है, हॉट, और ये बॉडी है कोल्ड, समझना ध्यान से, तो क्या होगा समझना, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का फ्लो होगा। अगर बीच में डायाथर्मिक दीवार है डाया, तो हीट का फ्लो होगा हॉट से कोल्ड की तरफ। और हॉट से कोल्ड की तरफ कब तक होगा? जब तक इन दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, समझ पा रहे हो? तो इफ टू बॉडीज आर सेपरेटेड बाय डायाथर्मिक वॉल, अगर दो बॉडी को डायाथर्मिक वॉल से हमने सेपरेट किया है, हीट का फ्लो होगा हॉट से कोल्ड की तरफ जब तक टेम्परेचर दोनों का सेम ना हो जाए, यानी T1 बराबर T2 ना हो जाए। तो हीट का फ्लो होता है जब तक टेम्परेचर दोनों का सेम ना हो जाए। बेस्ट एग्जांपल है, जब हम गर्म पानी में, अगर हमारे पास गर्म H2O है, उसमें ठंडा पानी मिलाते हैं, ठंडा पानी, तो दोनों मिक्स हो जाता है और दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है। तो जब गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाओगे तो दोनों मिक्स होंगे और टेम्परेचर दोनों का क्या हो जाएगा? सेम। तो ये बात आप ध्यान रखना प्लीज, फटाफट इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ वन सिस्टम। अगर मान लो अभी जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। अब ये थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम क्या होता है? पहले हमने पढ़ा थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल में टेम्परेचर सेम होना चाहिए, थर्मल में टेम्परेचर की बात करते हैं, थर्मल टेम्परेचर। लेकिन अब है थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम किसे कहेंगे? देखिए मान लीजिए एक सिस्टम है, इस सिस्टम का प्रेशर सेम, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर सेम, टेम्परेचर सेम, वॉल्यूम सेम, कंपोजिशन सेम, मास सेम, मिक्सचर सेम, हर चीज सेम हो जाए।
जब हर चीज सेम हो जाए तो हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम इफ मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल का क्या मतलब होता है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंपोजिशन मतलब मिलावट। ये जिस चीज से भी बना है, मान लो ये लोहे से बना है तो लोहे का ही होगा, उसके अंदर पीतल नहीं आएगा। कंपोजिशन का मतलब होता है मिलावट, इसका हर चीज सेम होना चाहिए। तो देखिए, अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम इफ मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंपोजिशन, मास डू नॉट चेंज विद टाइम। अगर समय के साथ कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। तो सर आपने पीछे थर्मल पढ़ाया था, हाँ, थर्मल में सिर्फ टेम्परेचर की बात करते हैं और थर्मोडायनेमिक्स में सब कुछ की बातें करते हैं कि कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। अब पहले बच्चों हम लोगों को पढ़ना है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है समझिएगा। तो ये सबसे पहले आया था कब? 1933 में फॉलर नाम के इंसान ने दिया, फॉलर नाम के इंसान ने दिया। बोला, ऐसा कुछ बोला उन्होंने कि देखिए इस चीज को समझिएगा, इस चीज को प्लीज समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया बहुत ही गजब कॉन्सेप्ट था। बोला मान लीजिए कि तीन बॉडी है, एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी, एक बॉडी है सी। एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी, एक बॉडी है सी, और इन सबके बीच में ये वॉल है, वॉल, ये दीवार है, दीवार, ये दीवार, ये जो दीवार है ये डायाथर्मिक है। डायाथर्मिक मतलब जो हीट का फ्लो अलाउ करे। तो बोला एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी, एक बॉडी है सी, और उनके बीच में जो दीवार है वो डायाथर्मिक दीवार है। तो बोला कि देखो अगर ए और बी, अगर ए और बी का टेम्परेचर सेम है, अगर ए और बी का टेम्परेचर सेम है तो सी का टेम्परेचर भी सेम होगा, यानी कि T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3। और ये हम पहले ही जानते हैं कि अगर हम अलग अलग बॉडी को आपस में कांटेक्ट कराएंगे तो हीट का फ्लो तब तक होगा जब तक उन सबका टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? कहता है कि अगर इफ अ सिस्टम ए इज, समझना, अगर कोई सिस्टम ए थर्मल इक्विलिब्रियम है सी के साथ, अगर ए का सी के साथ इक्विलिब्रियम है, समझ लो, अगर ए का सी के साथ इक्विलिब्रियम है मतलब सेम टेम्परेचर है, और बी का थर्मल इक्विलिब्रियम भी सी के साथ है और बी का भी सी के साथ होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी का भी साथ में होगा। कुल मिला के अगर ए का बी के साथ है तो बी का सी के साथ है, तो सी का ए के साथ होगा, ए का बी के साथ होगा, बी का ए के साथ, ए के साथ बी के, मतलब सब आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। सर समझ नहीं आया? सर मैं बुद्धू हूं सर। अरे बुद्धू वाली बात नहीं, अभी दोबारा समझा रहा हूं। देखो, मान लो कोई ए नाम का बॉडी है ए, और ये किसी सी के साथ है इक्विलिब्रियम में, यानी इन दोनों का टेम्परेचर सेम है। और मान लो सी जो है सी किसी बी के साथ है, यानी जो T3, तो समझो बात को, तो T1 T2 के साथ इक्विलिब्रियम में है, T1 अगर T2 के साथ है, और जो C है B के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो हम बोलेंगे T2 और T3 बराबर है। तो अगर T1 T2 के बराबर है, T2 T3 के बराबर है, तो T1 किसके बराबर होगा? T3 के बराबर। मतलब ये आपस में सारे बराबर होंगे। T1 T2 के साथ भी बराबर होगा, T1 T3 के साथ भी बराबर होगा, T3 T2 के साथ भी होगा, T2 T1 के साथ भी होगा, तो आपस में सारे बराबर होंगे। तो इफ A इज इक्विलिब्रियम विद C, अगर A C के साथ, ऐसे देखो, A अगर C के साथ है, ठीक है, और B भी C के साथ है, B भी चिपका हुआ है C के साथ, तो A C के साथ है, अगर B C के साथ है तो कह रहा है कि A और B भी साथ में होंगे, तो A B के साथ है, तो सही बात तो है। A का C के साथ, B का C के साथ, मतलब A B भी आपस में कांटेक्ट में है। एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन को एक्सप्लेन कर रहा है ये, आप कभी फील करना, आजकल ट्रेंड में है वैसे ये वाला रिलेशन। तो ये बहुत ही आसान था समझना कि इन सबका आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। अब देखिए इस लॉ से इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो जीरोथ लॉ है, जीरोथ लॉ एक कंक्लूजन देता था। वो कहते हैं कि टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर एक ऐसा क्वांटिटी है, टेम्परेचर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो डिसाइड करेगा फ्लो ऑफ हीट। टेम्परेचर ही डिसाइड करता है फ्लो ऑफ हीट। फॉर एग्जांपल, अगर यहां पर टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और यहां पर टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, तो हीट का फ्लो ऐसे होगा। तो टेम्परेचर ही डिसाइड करता है हीट का फ्लो, क्योंकि हाई टेम्परेचर से लो की तरफ हीट का फ्लो होता है। और जो जीरोथ लॉ है, जीरोथ लॉ, दिस लॉ डिफाइंस टेम्परेचर। जो जीरोथ लॉ है टेम्परेचर को डिफाइन करता है, उसकी डेफिनेशन देता है। और डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये रहा डेफिनेशन। टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी डिसाइडिंग फ्लो ऑफ हीट। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन जीरोथ लॉ ने दिया। और डेफिनेशन क्या दिया? डेफिनेशन दिया कि टेम्परेचर ही डिसाइड करेगा फ्लो ऑफ हीट। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि टेम्परेचर की डेफिनेशन किसने दी थी, तो टेम्परेचर की डेफिनेशन जीरोथ लॉ ने दी थी। और क्या दी थी डेफिनेशन? डेफिनेशन ये था कि टेम्परेचर डिसाइड करता है फ्लो ऑफ हीट। हीट हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है। अब एक पॉइंट को समझते हैं कि इसका नाम जीरो लॉ क्यों रखा गया था। देखो, इसका नाम जीरो क्यों रखा गया? आप लोगों ने कभी भी सुना होगा, तो ऐसा सुना होगा फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। भाई जीरो लॉ क्या होता है? तो उसके पीछे रीजन देखो। रीजन ये है कि ना, पहले फर्स्ट लॉ बन गया था, फर्स्ट लॉ, और फर्स्ट लॉ के अंदर टेम्परेचर का इस्तेमाल किया गया, पर बताया नहीं गया कि टेम्परेचर क्या होता है। फर्स्ट लॉ के अंदर टेम्परेचर का इस्तेमाल किया गया, पर टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखी नहीं गई थी। दोबारा बोल रहा हूं, फर्स्ट लॉ बन गया और टेम्परेचर के बारे में कुछ बताया ही नहीं। फिर सेकंड लॉ भी आ गया और टेम्परेचर के बारे में कुछ अभी भी नहीं बताया। तो लोगों ने कहा चलो एक जीरो लॉ बनाते हैं, जीरो जीरो।
और फिर यहां पर हम टेम्परेचर के बारे में बताएंगे। समझ में आई बात? तो जीरो लॉ नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि पहले फर्स्ट बना, फिर सेकंड बना, अब बाद में हमें टेम्परेचर के लिए एक लॉ चाहिए, तो हमने कहा ठीक है मजबूरी में नाम रख दो जीरो लॉ। तो देखिए वाई नेम्ड जीरोथ, तो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑलरेडी यूज्ड टेम्परेचर। फर्स्ट और सेकंड लॉ में टेम्परेचर का हमने इस्तेमाल किया था, बट टेम्परेचर वाज नॉट डिफाइंड, लेकिन टेम्परेचर की डेफिनेशन ही नहीं लिखी थी हमने। तो हम लोगों ने फिर पीछे मुड़ के अ न्यू लॉ वाज क्रिएटेड डिफाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, सो नेम्ड जीरोथ लॉ। देखिए ना, बिफोर फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब फर्स्ट और सेकंड से पीछे एक नया लॉ बनाया गया जिसको जीरो लॉ नाम रखा गया। और जीरो लॉ क्यों बनाया गया था? टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए। जैसा मैंने आपको बोला कि जीरो लॉ का कंक्लूजन क्या निकला था कि टेम्परेचर के बारे में बताया गया, इसको डिफाइन किया गया टेम्परेचर के बारे में। तो जीरो लॉ के पीछे ये कहानी है, ध्यान रखना कि जीरो लॉ नाम क्यों रखा गया। हमेशा नाम ऐसा होता है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, पर पहली बार जीरो लॉ। जीरो क्यों? क्योंकि पहले फर्स्ट बन गया, सेकंड बन गया, अब हमें पीछे मुड़ के जाना है पास्ट में, तो पास्ट में हमने नाम रख दिया जीरो। सो जीरोथ लॉ पढ़ने के बाद हमारे पास है फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि काफी लॉजिकल लॉ है। इसको हम लॉजिकल लॉ क्यों कहते हैं, इसको समझिएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है कि एक सिस्टम है, मान लो अब इस सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स, जैसे मान लो अगर पानी भी है तो पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, पानी के पार्टिकल्स होंगे। तो मान लो यहां पर पानी है, पानी फॉर एग्जांपल, तो पानी का कुछ खुद ना खुद अंदर अगर पार्टिकल है तो इन पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। तो मान लेते हैं इसका जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को हम यू बोल रहे हैं, यू जो है इसका यू, वो है मान लो 10 जूल। समझना ध्यान से, अगर हमारे पास यहां पर पानी है तो पानी के जो पार्टिकल्स होंगे उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तो टोटल इंटरनल एनर्जी को हम मान रहे हैं 10 जूल, कुछ ना कुछ होगा। ओके 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 जी। अब यहां पर एक और चीज आपको इमेजिन करनी है कि ये जो दीवार है बड़ी है, काफी बड़ी दीवार है, ठीक है, और यहां पर जो लगा है ना, यहां पर ये एक पिस्टन है। अब तुम बोलोगे पिस्टन क्या होता है, मैं समझाऊंगा आपको। पहले एक बार पिस्टन को समझ लो, पिस्टन, इसका नाम दिया हमने पिस्टन, ये पिस्टन है, पिस्टन, पिस्टल नहीं पिस्टन। अब पिस्टन क्या होता है समझिए, जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें ये जो है ये एक पिस्टन है। अब ये पिस्टन क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे पिचकारी के अंदर होता है, आगे पीछे मूव करता है ना, पिचकारी के अंदर जो आगे पीछे मूव करता है, तो ये जो पिस्टन है ये मूव कर सकता है, ये मूव कर सकता है, मतलब ये आगे पीछे मूव कर सकता है, तो उसको हम पिस्टन कहते हैं, पिस्टन है। तो अभी हम अपना फर्स्ट लॉ आपको समझाएंगे, और फर्स्ट लॉ को लॉजिकल लॉ कहा जाता है, क्यों आप समझ जाओगे बहुत आसान तरीके से। तो यहां पर ये पानी है, बहुत सारा पानी के मॉलिक्यूल है, और इसकी कुछ ना कुछ इंटरनल अंदर की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, एनर्जी का सिंबल है यू, एंड उसकी वैल्यू है मान लो 10 जूल। अब प्यारे बच्चों अगर हम यहां पर हीट सप्लाई करना स्टार्ट करें तो क्या होगा, हीट, अगर हम यहां पर हीट सप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा। अगर प्यारे बच्चों हम यहां पर हीट सप्लाई करेंगे तो दो चीजें होगी। कैसे? अगर हम हीट सप्लाई करेंगे तो सबसे पहले अंदर की एनर्जी बढ़ेगी, तो एनर्जी मान लो हो गया 50 जूल, तो डेल्टा यू एनर्जी चेंज होगा, डेल्टा यू पहला काम होगा, डेल्टा यू। डेल्टा यू का मतलब है चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, यानी अगर एक सिस्टम को हम हीट देंगे तो चेंज इन एनर्जी होगा, डेल्टा यू होगा, जो बात बहुत ही क्लियर है। ओके जी, एनर्जी चेंज होगा जी, सर बात समझ में आती है। ओके, दूसरा, अगर हम इसको हीट दे रहे हैं, हीट का मतलब होता है बेटा क्यू, पूरी फिजिक्स में हीट का मतलब क्यू होता है। जब आपने इसको हीट दिया तो एनर्जी चेंज हुआ। साथ ही साथ एक और काम होगा, क्या काम होगा, ये जो पार्टिकल्स है, ये जितने भी पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स अब ऊपर भागेंगे, जैसे भाप बनता है, पानी को जब हम गर्म करते हैं तो भाप बनता है, भाप। अगर मान लो एक पतीला है और इस पतीले के अंदर पानी है, तो ऊपर रखा हुआ जो बर्तन है, ये बर्तन कई बार उड़ जाता है, फिक जाता है। कुकर कैसे फटता है, कुकर के अंदर गर्म पानी होता है और हम उसको हीट देते हैं तो कुकर कई बार फट भी जाता है। तो कुकर क्यों फट रहा है? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स ये ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, मैंने कहा था कि ये जो पिस्टन है, पिस्टन मूव करेगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, तो ये पिस्टन भी ऊपर जाएगा। पिस्टन ऊपर जाने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट होने का मतलब है वर्क डन, वर्क, क्योंकि वर्क का मतलब ही होता है जब कहीं पर फोर्स लगे और फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है। यानी मैंने आपको क्या सिखाया कि जब भी आप किसी को हीट देंगे तो हीट की वजह से चेंज इन एनर्जी होगा, एनर्जी चेंज होगा, और ये जो पिस्टन है ऊपर जाएगा, ऊपर जाने का मतलब वर्क होगा, वर्क। इसीलिए इसको लॉजिकल लॉ कहा जाता है। लॉजिकल लॉ क्यों है कि व्हेनेवर यू गिव हीट, जब आप हीट दोगे तो एनर्जी चेंज होगा और वर्क भी होगा। तो लिखा है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, देखिए, इफ हीट सप्लाइड इज डी क्यू, अगर आपने हीट सप्लाई किया डी क्यू तो क्या होगा, तो पहला होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एनर्जी चेंज होगा, और दूसरा काम क्या होगा, वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम वर्क करेगा, सिस्टम मतलब ये जो चीज है ऊपर जाएगी। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, डी क्यू का मतलब है हीट सप्लाइड, डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो जो हीट अगर हम देंगे तो हीट बराबर होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के बराबर, कितना वर्क डन हुआ, कितना वर्क में चेंज हुआ। और ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। एनर्जी कंजर्वेशन पे क्यों बेस्ड है, आपने एनर्जी दिया, उस एनर्जी की वजह से एनर्जी में चेंज आया और वर्क हुआ।
तो इसको बोलते हैं बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये था फर्स्ट लॉ। तो आपसे कोई बोले कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो आप बोलोगे व्हेनेवर हीट सप्लाइड यूज इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय सिस्टम, इसी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि आप एनर्जी दे रहे हो तो वो यूज हो रहा है, कंजर्व हो रहा है, इस बात को ध्यान रखना, एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो किसी सिस्टम को हम हीट देते हैं तो क्या क्या हो सकता है, लिखा है व्हाट हीट कैन डू। अगर किसी सिस्टम को आप हीट दोगे तो टेम्परेचर चेंज होगा, और टेम्परेचर चेंज होने की वजह से ही उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, इंटरनल एनर्जी चेंज, एनर्जी चेंज है ना। तो हीट देने से टेम्परेचर चेंज होता है, और टेम्परेचर चेंज होने की वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज होता है। ठीक है सर, ये बात तो आपकी समझ में आ गई सर, ये बात हमारे दिल दिमाग और हर चीज को समझ में आ गई सर। दूसरा हीट से क्या होता है, उसका वॉल्यूम चेंज होगा, स्टेट मतलब उसका वॉल्यूम चेंज होगा, वो एक्सपेंशन होगा। कैसे देखो, अगर मान लो ये हमारे पास पिस्टन है तो पिस्टन ऊपर उठेगा, तो यहां पर एक्सपेंशन हो सकता है हीट की वजह से, तो हीट की वजह से एक्सपेंशन भी हो सकता है, और हम कंप्रेशन भी करा सकते हैं। कंप्रेशन कैसे करा सकते हैं, देखो मान लो कि ये पिस्टन है और हमने क्या किया समझना ध्यान से, हमने ऊपर से बंद कर दिया और यहां पानी डाल के हम गर्म कर रहे हैं, पानी डाल के गर्म कर रहे हैं। तो पानी डाल के अगर हम गर्म करेंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है, कोई कंडीशन ऐसा हो सकता है, या मैं आपको बताऊं, देखो हीट की वजह से कंप्रेशन कैसे हो सकता है। मान लो यहां पर किसी बर्तन में पानी है, ये पानी है और ये पाइप है, पाइप, और ये पाइप से जो है, इस पाइप से क्या होगा समझना ध्यान से, यहां पर पानी है, पानी को हमने हॉट करना स्टार्ट किया, गर्म करना, और गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो इससे भाप बनेगा, भाप, और वो भाप बहुत तेजी से ऐसे जाएगा और इसको मारेगा धक्का, बहुत तेजी से भाप जाएगा, बहुत तेजी से स्टीम बहुत तेजी से जाएगा और पिस्टन को धक्का मारेगा तो पिस्टन नीचे आएगा, तो नीचे आने से हमने कंप्रेशन भी करा लिया। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा हीट है वो दो काम कर सकता है, टेम्परेचर चेंज करके इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकता है, जो हमने ऊपर बात करी। दूसरा, वो एक्सपेंशन करा सकता है, पिस्टन को ऊपर भी करा सकता है, नीचे भी करा सकता है, जिसको हम स्टेट चेंज या वॉल्यूम चेंज कहते हैं। प्लीज इस बात को नोट कर लो, काम आएगा फ्यूचर में। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट लॉ में पढ़ा कि कहीं पर हीट देंगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा प्लस वर्क डन होगा। यानी कि मैं तुम्हें ठीक से समझाऊं कि अगर फर्स्ट लॉ को समझना है, फर्स्ट लॉ को बोलते हैं FLOT, फ्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर किसी सिस्टम को हम हीट देंगे, हीट सपोज करो हमने हीट दिया Q या डेल्टा Q हमने हीट दिया, तो उस हीट की वजह से इसके अंदर की एनर्जी चेंज होगी, प्लस ये जो पिस्टन है, पिस्टन ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने का है वर्क डन, इसका मतलब है वर्क डन होगा। तो इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा गया है कि हीट देने पर एनर्जी चेंज होगी और वर्क डन होगा। तो अभी हम इस वाले हिस्से को पढ़ेंगे, वर्क डन को पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, वर्क डन को हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखो, वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए, वर्क का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। यहां पर अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क का मतलब है बेटा प्रेशर इनटू में चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि एक्चुअली में होगा क्या, जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा, समझना, जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो एक्चुअली में वॉल्यूम ही चेंज हो रहा है, ये है इसका इनिशियल वॉल्यूम, V इनिशियल। और प्यारे बच्चों, यहां पर ये जब पहुंच जाएगा तो ये होगा V फाइनल, है ना। तो वर्क डन होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो प्यारे बच्चों, वर्क डन का फॉर्मूला हो गया प्रेशर V फाइनल माइनस V इनिशियल। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में मान लो पहले था ये जो वॉल्यूम था 2 यूनिट, ये 2 यूनिट का वॉल्यूम था, फिर ये वॉल्यूम पहुंच गया 4 यूनिट, यानी कि जो सिलेंडर है ऊपर चला गया, ऊपर जाने का मतलब कि अब जो वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम वो 4 यूनिट हो गया। तो पहले वॉल्यूम था 2 यूनिट, अब वॉल्यूम है 4 यूनिट, और जो यहां पर फोर्स लगा, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगा ऊपर जाते वक्त, तो वर्क डन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर प्रेशर बताना पड़ेगा मुझे, सॉरी, जो प्रेशर यहां पे लग रहा है, समझना ध्यान से, जो प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है मान लो 10 यूनिट है, 10, तो आप बोलोगे वर्क डन होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो प्रेशर है 10 और चेंज इन वॉल्यूम कितना है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल 4 - 2, तो चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा V का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम। तो यहां लिखा हुआ है सब कुछ, आप ध्यान से देखो, तो कहां लिखा हुआ है, आगे लिखा है क्या, ये रहा देखो, वर्क डन ओनली, है ना, वर्क डन तभी होता है जब वॉल्यूम चेंज होता है। ध्यान रखना इस बात को कि वर्क डन क्या होता है, प्रेशर इनटू डेल्टा V मतलब वॉल्यूम चेंजेस। अगर कहीं वॉल्यूम चेंज ना हो तो हम मानेंगे वर्क डन नहीं हुआ है। अगर कहीं पर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम चेंज होने का मतलब क्या है, अगर कहीं पर पिस्टन नहीं मूव कर रहा, ये पिस्टन एक ही जगह पर है, पिस्टन जम गया है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो मानेंगे वर्क डन नहीं हुआ है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये हम पढ़ रहे हैं वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स, वर्क का फॉर्मूला है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, देखिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। पहला एग्जांपल क्या है कि जब एक लिक्विड सॉलिड बनता है, सपोज करो ये लिक्विड है और ये जम गया, जैसे लिक्विड है, लिक्विड, अब ये लिक्विड जम जाए, तो जमने का मतलब क्या है कि वो सॉलिड बन गया, तो हम मान के चलते हैं कि वॉल्यूम चेंज ऑलमोस्ट जीरो है। जैसे वैसे ये सब चीजें हम आइडियल लेवल पे लेके चल रहे हैं, थोड़ा बहुत वॉल्यूम चेंज भी होगा तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। पर मान लो एक बोतल पानी है, हमने फ्रिज में उसको जमा दिया, तो बोतल का वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, ऑलमोस्ट सेम। एक बोतल पानी को फ्रिज में हमने जमा दिया, तो वॉल्यूम चेंज कहां हो रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, इस बात को समझिएगा। तो बोलते हैं जब लिक्विड सॉलिड बनेगा
तो नो चेंज इन वॉल्यूम, वहां पर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। और सोचो वर्कडन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो वर्कडन भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां पर वर्कडन जीरो माना जाता है। अच्छा, लिक्विड अगर वेपर बन रहा है, अगर लिक्विड वेपर बन रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम प्रेजेंट है। कैसे? अगर कोई लिक्विड भाप बनेगा, अगर कोई लिक्विड है वो भाप बनेगा तो फैलेगा, भाप बन के वो फैलेगा, फैलेगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहां पर वर्कडन जीरो के बराबर नहीं होगा, यहां पर वर्कडन क्या होगा, वर्कडन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। यानी कि जब लिक्विड वेपर बनता है तो डेल्टा वी प्रेजेंट होता है, वॉल्यूम चेंज प्रेजेंट होता है, इसलिए वर्कडन जीरो के बराबर नहीं होता जी। अच्छा जी, देखो प्रेशर लीक की सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ऐसा हो जाए, मान लो छेद कर दे हम, सपोज करो, छेद का मतलब क्या है, सपोज करो कि ये मेरे पास सिस्टम है और यहां पर एक छोटा सा छेद है, छेद, और इसके अंदर कुछ भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है और तुम हीट कर रहे हो, हीट। तो अगर तुम हीट करोगे तो क्या होगा समझो, हीट करोगे तो भाप बनेगा, और वो भाप कहां से निकल जाएगा, यहां से। जो भी भाप बनेगा वो यहां से निकल जाएगा, हीट करने पर भाप यहां से निकल जाएगा, तो सारा का सारा प्रेशर बाहर निकल गया, ये प्रेशर की वजह से सब बाहर निकल जाएगा, लीक हो जाएगा, लीक, यहां पर प्रेशर बनेगा, प्रेशर बनेगा वो लीक हो जाएगा, तो ये पिस्टन ऊपर नहीं जा पाएगा। ध्यान रखना, प्रेशर लीकी सिस्टम में नो प्रेशर रिटेन्ड, वहां पर प्रेशर बनता ही नहीं है, प्रेशर बच ही नहीं पाता, तो यहां पर भी वर्कडन जीरो होगा। वर्कडन क्यों जीरो होगा, क्योंकि ये पिस्टन ऊपर नहीं जा पाएगा, पिस्टन ऊपर नहीं जा पाएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो वर्कडन नहीं हो पाएगा। इस बात का आप ध्यान रखना, प्लीज नोट करो। चलो, हीट वर्क एनर्जी रिलेशन, हीट वर्क एनर्जी रिलेशन, तो जो भी हीट हम देंगे वो एनर्जी चेंज करेगा और वर्क डन करेगा, ठीक है। जो भी हीट हम देंगे वो एनर्जी चेंज करेगा, वर्क डन करेगा, इसी को जो हम पहले पढ़ चुके हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फ्लॉट, इसी को हीट वर्क एनर्जी रिलेशन भी कहा जाता है। अभी हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसको कहा जाता है हीट कैपेसिटी। देखो मैं पढ़ाता हूं, आप सीखो, बड़ा आसान है। देखो हीट कैपेसिटी, टॉपिक का नाम है हीट कैपेसिटी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये हीट कैपेसिटी क्या होता है, आ सकता है सवाल, मेरे मन में भी आता है। तो हीट कैपेसिटी का बेसिक सेंस समझना, इसकी डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछ रहा, पर इसके सेंस को समझो। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और इसका टेम्परेचर है मान लो अभी 25 डिग्री सेल्सियस, बाई चांस एग्जांपल के तौर पे, तो इसको मैं कितना हीट सप्लाई करूं, हीट को बोलते हैं क्यू, ये हीट है, हीट। हीट कैपेसिटी का मतलब बता रहा हूं, हीट कैपेसिटी इज बेसिकली हीट, हीट कैपेसिटी हीट है, लेकिन कितना हीट, तो हीट कि इसका टेम्परेचर 25 से 26 डिग्री कर दे, यानी टेम्परेचर सिर्फ एक से चेंज करने में कितना हीट हम देंगे, वो हीट कैपेसिटी कहलाता है। वेरी सिंपल। तो व्हाट इज हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या है, वो हीट है, हीट, कौन सा हीट, जो टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज करे, टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज करे। अब हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या बनाया गया, तो हीट कैपेसिटी को हम सी बोल रहे हैं, सी, यहां पर हीट कैपेसिटी को हम सी बोल रहे हैं, और सी का फॉर्मूला क्या बनाया गया, हीट गिवन टू चेंज द टेम्परेचर, इट इज हीट टू चेंज द टेम्परेचर। ऊपर हीट होता है और नीचे होता है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं हम हीट कैपेसिटी। क्या बात है सर, मजा आ गया। तो हीट कैपेसिटी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत सिंपल चीज है, हीट गिवन टू चेंज द टेम्परेचर। अब देखिए इस हीट कैपेसिटी की अलग अलग वैरायटी होता है। क्या वैरायटी होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपका ये हीट कैपेसिटी है, क्यू अपॉन में डेल्टा टी, सो गाइस बैक टू द टॉपिक। टॉपिक ये है कि हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर को हम हीट कैपेसिटी बोल रहे हैं। अब ना जब इसको हम ऐसे करते हैं, देखो सी है, सेम सब कुछ सेम रहेगा, हीट चेंज इन टेम्परेचर, अगर आप इसको मास से डिवाइड करोगे, मास से, तो इसका नाम पड़ जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी, ओ सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नाम पड़ जाएगा इसका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका नाम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पड़ जाता है। यानी इसी फॉर्मूले में अगर नीचे हम मास से डिवाइड कर दे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और प्यारे बच्चों ये जो आपका फॉर्मूला है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में डेल्टा टी, अगर इसको आप n से डिवाइड कर दोगे तो ये कहलाता है मोलर हीट कैपेसिटी। बड़ा आसान है टॉपिक, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। तो सर आप मुझे बताओ हीट कैपेसिटी क्या होता है, किसी का टेम्परेचर 1 से बढ़ाना, हीट कैपेसिटी। अगर हम मास से डिवाइड करेंगे तो मोलर हीट, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, n से डिवाइड करेंगे तो मोलर हीट कैपेसिटी, क्योंकि यहाँ पर जो n है ये n होता है मोल्स, n मोल्स। फिर इसके अलग अलग वैरायटी, दो और वैरायटी सिखाता हूं, दो वैरायटी और क्या होता है। अगर हमने Cp लिखा, Cp, तो इसका मतलब होगा कि भाई देखो ये है हीट कैपेसिटी और P का मतलब है यहां पर कांस्टेंट प्रेशर है, यानी जो भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो उसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट। जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो हम इस फॉर्मूले को लिख देते हैं Cp, यानी प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर इज सेम। और इसी फॉर्मूले को प्यारे बच्चों हम C भी बोल देते हैं अगर हमारा वॉल्यूम चेंज ना हो,
अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो, वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो सीपी और वॉल्यूम कांस्टेंट हो सीवी। अब इन सबका मीनिंग भी समझ लेते हैं एक बार। तो देखिए फर्क समझ लेना, फर्क क्या है कि जैसे इसको बोला था हमने हीट कैपेसिटी, सिर्फ हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। तो ये जो हीट कैपेसिटी हमने बोला, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सपोज करो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और आपने इसको हीट दिया, हीट, ताकि इसका टेम्परेचर जो चेंज हो वो 1 डिग्री से चेंज हो, है ना। इसका चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो जो चेंज इन टेम्परेचर हो सिर्फ 1 डिग्री से हो तो आप बोलते हो हीट कैपेसिटी। लेकिन अब क्या है, अब यह है कि आप जो सब्सटेंस लोगे वो सब्सटेंस भी 1 किलो का होगा। सेंस बता रहा हूं, सेंस इनका मतलब क्या होता है। अब हम स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक हीट में क्या होता है कि देखो पहले क्या था, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। ये सब्सटेंस 10 किलो भी हो सकता है, 20 किलो भी हो सकता है, 50 किलो भी हो सकता है। तो हीट कैपेसिटी के अंदर हम एक सब्सटेंस लेते हैं जिसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री से चेंज करते हैं, तो जो हीट होता है उसको बोलते हैं हम हीट कैपेसिटी। लेकिन अगर आपने 1 किलो का ले लिया, आपने स्पेसिफाई कर दिया क्या वो 1 किलो ही है, अब इसको आप हीट दे रहे हो और इसका टेम्परेचर अगर 1 से चेंज हो तब कहलाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी इस बार हमने अमाउंट फिक्स कर दिया 1 किलो। वैसे अगर मान लो आपने कोई सब्सटेंस लिया और इस सब्सटेंस का अगर आप 1 मोल ले रहे हो, 1 मोल, इस बार अमाउंट फिक्स कर दिया 1 मोल, और टेम्परेचर जो चेंज करोगे वो 1 डिग्री से करोगे, हीट अप्लाई करोगे यहां पर हीट, तो यहां पर जो हीट है उसको कहेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। यानी कि अगर कोई अमाउंट फिक्स नहीं है तो हीट कैपेसिटी, अगर 1 किलो बोला तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर आपने 1 मोल बोला तो मोलर हीट कैपेसिटी, और टेम्परेचर सबके अंदर ही 1 डिग्री से चेंज हो रहा है। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। अब देखो ये है फॉर्मूला सेम है, हीट अपॉन में टेम्परेचर, हीट अपॉन में टेम्परेचर चेंज। लेकिन सीपी का मतलब होता है कि इस एक्सपेरिमेंट में प्रेशर सेम रहेगा, आपका प्रेशर चेंज नहीं होगा, और सीवी का मतलब है कि एक्सपेरिमेंट में वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा सीपी, सीवी एंड स्पेसिफिक एंड मोलर हीट कैपेसिटी, और यही हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक था जो मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ में आया हो, और नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, मैं तो फिजिक्स में रिपीट कर रहा हूं। तो देखिए, तो अभी हमें पढ़ना होता है इसके अंदर सीपी सीवी नहीं पढ़ना होता है, मतलब इसके अंदर हमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता जो मैंने आपको बताया। ये जितना भी मैंने आपको बताया केमिस्ट्री का टॉपिक है, फिजिक्स का टॉपिक नहीं है। फिर भी मैंने रिवाइज करवाया, हीट कैपेसिटी सिर्फ 1 डिग्री से चेंज करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 किलो का 1 डिग्री से, मोलर हीट कैपेसिटी 1 मोल का 1 डिग्री से। तो ये क्लियरिटी के बाद अब जो अगला टॉपिक होता है हमारे पास वो ये है, टॉपिक का नाम पता है क्या है, सीवी एंड सीपी। सीवी एंड सीपी के बारे में समझना कि सीवी एंड सीपी और इसका रिलेशन समझना है। तो ये आप यहां से मत देखो, ये आप यहां से मत देखो, मैं आपको करवाता हूं। टॉपिक का नाम लिखो, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। एक बार मुझे सीवी के बारे में बताओ, सीवी के बारे में। सीवी था आपका सिंपल, सीपी था हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। एक बार आप देखो, अब एक बार इसको देखो तो सही, ये क्या है, ये क्यू अपॉन में डेल्टा टी क्या होता है, क्यू अपॉन में डेल्टा टी होता है हीट कैपेसिटी। तो ये हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट प्रेशर पे, ये क्या है, हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो इसके ऊपर आता है, सीपी एंड सीवी के रिलेशन पे। तो हमसे सीपी एंड सीवी का रिलेशन पूछा जा सकता है। तो सीपी और सीवी का रिलेशन क्या होता है मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, ये होता है कि सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, और इसको मेयर्स फॉर्मूला कहते हैं, मेयर्स फॉर्मूला, ठीक है, मेयर्स फॉर्मूला इसको कहा जाता है। अब ये रिलेशन हम कैसे ड्राइव करेंगे ये हमें सीखना है, इसकी डेरिवेशन आती है एग्जाम में। हमें क्या प्रूफ करना होता है, देखो ध्यान से, हमें ये प्रूफ करना होता है कि सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, जिसको हम मेयर्स फॉर्मूला कहते हैं, मेयर्स फॉर्मूला। अब ये प्रूफ करना काफी कठिन कहलाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, जो कि मेयर्स फॉर्मूला है, जहां पर सीपी का मतलब होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी का मतलब मैंने आपको बताया था हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और आर क्या होता है मैं आपको यहां पर बता दूं, आर होता है 8.314, जो कि एक फिक्स नंबर है। ये हमें अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले एक बड़ा सिंपल सा काम हम करेंगे, वो काम क्या होगा कि हम लोग यहां पर कुछ चीजों को समझेंगे। क्या समझेंगे, एक लाइन खींचेंगे और लाइन को लेकर चलेंगे। पहले हम बोलेंगे देखो जी कि हमारा जो सीवी होता है वो कुछ ऐसा होता है जी, सीवी कुछ ऐसा होता है कि कितना हीट दिया एंड कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, पहले हम इसको ये बताएंगे। और ये जो भी हम काम कर रहे हैं फॉर 1 मोल, हम यहाँ पर 1 मोल लेके चलते हैं, 1 मोल, ये 1 मोल के लिए हम कर रहे हैं जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सीवी को लिख देंगे क्यू डेल्टा टी, ओके। और साथ साथ हम बोलेंगे देखो भैया हमारा सी, हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये डेरिवेशन प्रूफ करना है, ये एग्जाम में आता है। तो हम पहले लिखेंगे फॉर 1 मोल, एक लाइन खींचेंगे इधर इधर, फिर बोलेंगे सीपी देखो क्यू डेल्टा टी। फिर हम बोलेंगे देखो अगर मैं यहां से फॉर्मूला निकालूं हीट का, तो हीट होगा सीवी डेल्टा टी, ओके। और यहां से अगर मैं हीट का फॉर्मूला निकालूं तो वो होगा सीपी डेल्टा टी, ओके, क्योंकि हीट निकालेंगे तो ये डेल्टा टी से मल्टीप्लाई होगा। तो यहां तक तो हर किसी को पता लग जाएगा कि हीट अगर मैं निकाल रहा हूं तो ये डेल्टा टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इतना काम आप सब कर लोगे, बहुत इजी, मैं आपको इजी तरीके से डेरिवेशन बता रहा हूं। उसके बाद आप सीधा बोलना, क्या बोलना कि यूजिंग फर्स्ट लॉ, यूजिंग फर्स्ट लॉ। अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ चुके हैं वो होता है हीट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन, हीट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। इसको आप चाहो तो सिर्फ हीट डेल्टा लिख सकते हो, हीट मतलब सिर्फ क्यू, क्यू इज इक्वल टू अगर किसी को हीट देंगे तो एनर्जी चेंज होगा प्लस वर्क डन। अब हम फर्स्ट लॉ कैसे लगाएंगे, देखो यहां पर वर्क डन 0 होगा। वर्क डन क्यों 0 होगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन इज 0 एज वॉल्यूम इज कांस्टेंट। क्योंकि देखो आपको पता है
कि जो सीवी का मतलब ही होता है कि वॉल्यूम सेम रहेगा, और किसी का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा। यानी कि सीवी का मतलब होता है कि आपका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, और अगर आपका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन 0 होगा। देखो वॉल्यूम सेम रह रहा है और किसी का वॉल्यूम ही नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो वर्क डन नहीं हो रहा। तो अब हम बोलेंगे देखो, तो अगर वर्क डन हमारा 0 है, यहां हम एक्सप्लेन कर देंगे कि वर्क डन हमारा 0 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो हमारा हीट है वो डेल्टा यू के बराबर है। लेकिन हीट कितना है, तो हीट जो है वो सीवी डेल्टा टी है, तो हीट की जगह पर आप लिख सकते हो सीवी डेल्टा टी, तो हीट की जगह पर आप लिख दोगे सीवी डेल्टा टी, जो कि आपके डेल्टा यू के बराबर होगा। ये आपका वेरी फर्स्ट इक्वेशन, और जो आपने यहां निकाला है इसको आप इक्वेशन 2 बोलोगे। तो ऐसी लाइन खींच के करना कि पहले आप बोलना भैया हीट की वैल्यू इतनी होती है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग वर्क डन 0 है, अगर मेरा वर्क डन 0 है तो मेरा जो हीट है वो डेल्टा यू के बराबर होगा, हीट डेल्टा यू के बराबर होगा, और हीट की वैल्यू मैं ऊपर जानता हूं कि सीवी डेल्टा टी है, तो सीवी डेल्टा टी। फिर ये आपने सीपी से हीट निकाला, ये इक्वेशन 2। नाउ अब आप बोलना फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 एंड फर्स्ट लॉ अगेन, फर्स्ट लॉ अगेन। अब आप फर्स्ट लॉ दोबारा से इस्तेमाल करोगे। फर्स्ट लॉ कहता है हीट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। अब आप फर्स्ट लॉ दोबारा इस्तेमाल कर रहे हो, तो फर्स्ट लॉ में आप दोबारा देखोगे कि हीट, ये जो हीट है इस बार ये वाला फॉर्मूले से उठाओगे, सीपी डेल्टा टी, इस हीट की जगह पर इस हीट के नीचे लिखोगे सीपी डेल्टा टी, और ये जो डेल्टा यू है, डेल्टा यू की वैल्यू आप इक्वेशन 1 से लोगे, जो कि है डेल्टा यू किसके बराबर है, सीवी डेल्टा टी, तो यहां पर आप लिखोगे सीवी डेल्टा टी। और वर्क डन की जगह मैं बता दूं आपको, वर्क डन होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। वर्क डन हमेशा प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम होता है, जो कि हम बचपन से जानते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप जान जाओगे, पर वर्क डन का मतलब होता है प्रेशर लगने पर जब वॉल्यूम चेंज हो। अब प्यारे बच्चों यहां पर एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे सीपी डेल्टा टी है, ये सीवी डेल्टा टी है, ये याद कर लेना कि पीवी इज इक्वल टू आरटी होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एक्चुअली में जो फॉर्मुला होता है ना वो होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पर यहां पर एन की वैल्यू को हम 1 लेते हैं, इसलिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है 1 मोल। एन की वैल्यू को हम 1 लेते हैं, अगर आप एन की वैल्यू को 1 लोगे तो पीवी इज इक्वल टू आरटी, यानी ये जो पीवी है इस जगह पर आरटी लिख सकते हो आप, आर डेल्टा टी, तो पीवी को आप आरटी लिख सकते हो। तो यहां पर देखो डेल्टा टी से डेल्टा टी और डेल्टा टी कट जाएगा, और यहां से प्रूफ हो जाएगा कि सीपी माइनस सीवी जो है वो आर के बराबर होता है। तो इससे आसान और इससे गजब कोई बात हो ही नहीं सकती। मैंने आपको डेरिवेशन बहुत बढ़िया से कराया है कि सीपी और सीवी का रिलेशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सीपी कुछ नहीं होता, सीपी होता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी होता है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों कुछ टॉपिक्स है जो हम फटाफट देखते हैं ताकि हम चैप्टर में थोड़ा प्रोग्रेस कर सके। तो प्यारे बच्चों अपने पास है डिफरेंट थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। अब ये डिफरेंट थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या होता है इसको समझिएगा, यानी अलग अलग थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस। अलग अलग से क्या मतलब है मेरा, मैं समझाता हूं। जैसे पहला होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखिए आइसोथर्मल का मतलब होता है कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यानी आप जो भी एक्सपेरिमेंट करो कोई मतलब नहीं है, टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री है तो ये 25 ही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। तो अब हमें यह समझना है कि ये टेम्परेचर सेम कैसे रहेगा। मान लो इस कमरे में 10 लोग बैठे, किसी 10 लोग बैठे, समझो 10 लोग बैठे, और इस कमरे का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो भी हीट बॉडी जनरेट कर रहा है वो हीट बाहर चला जा रहा है। अगर हीट बाहर चला गया तो कमरे का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे एसी, एसी क्या करता है, जैसे आपने 25 पर सेट कर दिया, आपने बोला जी कमरे का टेम्परेचर 25 रहेगा, तो एसी क्या करता है, एसी अंदर की गर्मी को बाहर फेंक देता है। एसी जो है अंदर की गर्मी को बाहर फेंक देता है। तो आपने देखा होगा पीछे से गर्म हवा निकलता है, एसी के पीछे गर्म हवा निकलता है। तो कुल मिला के बता रहा हूं कि किसी भी चीज का टेम्परेचर सेम तभी रह सकता है जब अंदर पैदा होने वाला जो हीट है वो बाहर चले जाए। कहां चले जाए, बाहर। यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और हीट एक्सचेंज अलाउ रहेगा। हीट जो है एक कमरे से दूसरे में जा सकता है, तभी टेम्परेचर सेम रहेगा। तो चेंज इन टेम्परेचर 0 होता है, डेल्टा टी इज 0। देखो दोबारा बोल रहा हूं, टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता, टेम्परेचर सेम रहेगा। यानी कि जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर वो 0 है। तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है और टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता, टेम्परेचर सेम रहेगा, डेल्टा टी 0 है, चेंज इन टेम्परेचर 0 है, पर हीट अंदर बाहर हो सकता है, हीट अंदर बाहर हो सकता है। जैसे मान लो ये हमारा कमरा गर्म हो गया, पर हमें तो टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, तो हम हीट को बाहर भेज देंगे, जा भाई मेरा टेम्परेचर चेंज मत कर। अब देखिए यहां पर कुछ कंडीशन है, अगर आपको आइसोथर्मल प्रोसेस करवाना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, अगर आपको कभी भी आइसोथर्मल प्रोसेस करवाना है तो कंडीशन क्या है, कंटेनर वॉल्स मस्ट बी परफेक्टली कंडक्टिंग। जो दीवारें हैं वो कंडक्टर होना चाहिए। मतलब अगर जो ये दीवारें हैं, ये दीवार अगर कंडक्टर हुआ तो क्या फायदा होगा, अगर ये दीवार कंडक्टर का है तो अंदर जो भी हीट पैदा होगा वो हीट बाहर चला जाएगा, और हीट जब बाहर चला गया तो हमारा टेम्परेचर सेम रहेगा, है ना। अगर हीट बाहर ना जाता तो टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता बढ़ता, तो हमें हीट बाहर करना होता है, तो कंटेनर वॉल मस्ट बी परफेक्टली कंडक्टिंग। उसके अलावा प्रोसेस मस्ट बी वेरी स्लो। आपका जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो होना चाहिए, ठीक है ना, बहुत स्लो प्रोसेस होना चाहिए। स्लो क्यों होना चाहिए, क्योंकि स्लो चीजों में ही ये फायदा है कि टेम्परेचर एकदम से नहीं बढ़े, एकदम से ना घटे। बात समझ पा रहे हो, हम बहुत स्लो स्लो करेंगे तो हमारा टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा कि हमें फील होने लग जाए। तो हमें प्रोसेस जो भी काम करना है बहुत स्लोली स्लोली करना है, तो प्रोसेस मस्ट बी वेरी स्लो। इससे क्या होगा, अलाउ हीट एक्सचेंज। जैसे स्लो का सबसे बड़ा फायदा क्या है, देखो स्लो प्रोसेस का ये फायदा मैं आपको बताता हूं। देखो मान लो कि टेम्परेचर मेरा 25 डिग्री से 26 डिग्री हो गया,
तो मैं क्या करूंगा, हीट को बाहर फेंक दूंगा। हीट बाहर फेंक दूंगा तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि भाई मेरा टेम्परेचर चेंज हो गया है। तो मैं हीट को बाहर फेंक दूंगा तो दोबारा टेम्परेचर मेरा 25 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अगर 25 था और 26 हुआ तो मैंने कहा एक काम करते हैं, हीट को बाहर फेंकते तो दोबारा मेरा 25 हो गया। ओके, लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि आपने जो बड़ा फास्ट फास्ट काम कर रहे हो आप, टेम्परेचर 25 से 27 हो रहा है, 27 से 29 हो रहा है, 29 से 40 हो रहा है, तो इस केस में आप देखो प्रोसेस कितना फास्ट हो रहा है, 25 से 27, 27 से 29, 29 से 40। अगर प्रोसेस फास्ट है तो हीट एक्सचेंज को जो है ना, हीट एक्सचेंज इतनी जल्दी जल्दी हम करा ही नहीं पाएंगे। अगर प्रोसेस बहुत फास्ट है तो आप एकदम से थोड़ी करोगे कि अरे यार 40 हो गया है चलो हीट छोड़ दो, तो दोबारा टेम्परेचर आपको पहले ऐसा नहीं मिल पाएगा झटके से। तो इस बात को समझो, इसलिए कहा जाता है कि अगर आप प्रोसेस करवाओगे तो ये बहुत स्लो करवाना। स्लो कराने से क्या होगा कि जो थोड़ा बहुत टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसको आप ठीक कर सको। तो अलाउज हीट एक्सचेंज। अगर स्लो प्रोसेस है तो हीट एक्सचेंज को अलाउ करता है। फास्ट प्रोसेस में हीट एक्सचेंज को टाइम ही नहीं मिलता। नहीं समझे मेरी बात को? अगर मान लो मैंने एकदम से टेम्परेचर 25 से 5000 कर दिया, तो बताओ हमें हीट ठीक करने का टाइम मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो झटके से टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है, आराम से हमें स्लो स्लो काम करना है। इस बात को समझ पाए आप लोग? तो इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट तो कर ही लिया होगा। तो कुल मिला के एक लाइन में बातों को बता रहा हूं कि अगर आपका प्रोसेस स्लो है तो आप अलाउ हीट एक्सचेंज। आप स्लो प्रोसेस कर रहे हो, 25 से 26 आ गया है, तो आप बोलोगे जी हीट मैं बाहर फेंक दे रहा हूं तो दोबारा ये मेरा 25 आ गया। लेकिन आप बहुत फास्ट कर देते हो ना, आप एक सडन झटका देते हो, सडन झटके से कुछ भी करते हो तो हीट एक्सचेंज का टाइम नहीं मिलता। यानी कुल मिला के फास्ट प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल, है ना। फास्ट प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, और जब हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो आप टेम्परेचर को सेम नहीं रख सकते, ठीक है। अब देखो आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे लिखा हुआ है आइसोबारिक, बार मतलब होता है प्रेशर, ठीक है, बार मतलब प्रेशर, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर। यहां पर प्रेशर सेम रहता है, आइसोबारिक प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर रहता है, यानी आपका जो प्रेशर है वो चेंज नहीं होगा, प्रेशर सेम रहेगा, पर यहां पर वॉल्यूम चेंज हो सकता है। यानी इस अगर जो भी एक्सपेरिमेंट करोगे उसमें प्रेशर की वैल्यू सेम रहेगी, तो उसको आप आइसोबारिक प्रोसेस कहते हो। सो प्यारे बच्चों, बात करते हैं आइसोकोरिक। देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, और जैसा मैंने कहा कि अगर वॉल्यूम सेम है, अगर किसी का भी वॉल्यूम सेम है तो वर्क डन 0 होगा, क्योंकि वॉल्यूम सेम होने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, और डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन 0 होगा। फिर प्यारे बच्चों एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यहां पर हीट चेंज नहीं हो सकता। जैसे ये दीवार है, ये दीवार ऐसा बनाया गया है कि अगर इसके अंदर आप गर्म कोई चीज डाल दोगे हॉट, तो वो गर्म ही रहेगा, बाहर हीट नहीं आ सकता, यानी जैसे एक आजकल होता है ना थर्मस, जैसे ये है, लुक एट दिस बोतल, अब इस बोतल में गर्म पानी गर्म ही है काफी देर तक, थर्मस या जो भी बोलो आप इसको, तो हो क्या रहा है कि इसके अंदर से हीट बाहर नहीं निकल पा रहा। तो हम बोलते हैं एडियाबेटिक में नो हीट एक्सचेंज, यानी कि डेल्टा क्यू 0 है, चेंज इन हीट 0 है, हीट बाहर अंदर नहीं। बात समझ पा रहे हो? फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हम जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं उसमें आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक। यहां पर ध्यान रखना कि जो आइसोथर्मल है काफी स्लो होता है प्रोसेस, लेकिन एडियाबेटिक में बहुत फास्ट रखते हैं हम। जैसे एक ध्यान रखना, एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर कोई टायर फट जाए, टायर एकदम से फट जाए, टायर बर्स्ट, तो ये किस टाइप का प्रोसेस हो सकता है? तो टायर का फटना बहुत फास्ट होता है, तो जो फास्ट प्रोसेस होता है ना वो एडियाबेटिक होते हैं। एडियाबेटिक जनरली जो एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं बहुत फास्ट होते हैं, ध्यान रखना। समझ पा रहे हो? एडियाबेटिक प्रोसेस बहुत फास्ट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और एडियाबेटिक में हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता, इसीलिए वो फास्ट है। देखो अगर कोई स्लो प्रोसेस है तो स्लो में क्या होगा कि हीट बाहर निकल गया जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फास्ट, इतना फास्ट कि हीट को टाइम ही नहीं मिल रहा है। जब हीट को टाइम ना मिले, बहुत फास्ट हो, तो हीट एक्सचेंज नहीं हो पाता, तो उसको हम एडियाबेटिक बोलते हैं। आप प्लीज इन फैक्ट्स को याद रखो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना, यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है। फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी डेरिवेशन आपको समझ नहीं आएगा, ये जो डेरिवेशन है आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपको अपने अंदाज में समझाता हूं, बस हेडिंग यहां से आप चुरा लो। टॉपिक का नाम है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा समझिएगा। आइसोथर्मल में हम कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है काफी स्लो होगा, और साथ ही साथ इसमें चेंज इन टेम्परेचर 0 है, यानी टेम्परेचर की वैल्यू सेम रहेगी, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब एक कंडीशन इमेजिन करो कि एक पिस्टन है, ठीक है, मतलब एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर ये पिस्टन लगा है। पिस्टन का मतलब होता है कि जो मूव कर सके, ऊपर नीचे मूव कर सके। और मान लो इसके अंदर हमने गैस भर दिया, गैस या कोई पार्टिकल भर दिया गैस। अब ये गैस क्या कर रहा है? बहुत ही स्लोली ये गैस बहुत ही स्लोली इस पिस्टन को ऊपर ले जा रहा है। मान लो बहुत ही स्लोली इस पिस्टन को ऊपर ले जा रहा है। ऊपर ले जाने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो यहाँ पर वर्क डन भी होगा। तो वर्क डन आप कैसे निकालते हो?
तो वर्क डन निकालने के लिए आप एक कॉन्सेप्ट यूज करते हो पी इंटू में डीवी का इंटीग्रेशन, जहां पर पीवी जो है वो एनआरटी के बराबर होता है। तो आप यहां पर क्या करते हो, आप देखो ये हर किसी को समझ नहीं आएगा, ये रट्टा ही मारना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहां पर इंटीग्रेशन है। पी की जगह पर आप लिख दोगे एनआरटी, ये देखो केमिस्ट्री का है ये पूरा। पी की जगह पीवी की जगह पी की जगह पर आप क्या लिख दोगे, देखो पी की जगह पर आप लिख दोगे एनआरटी बाई वी। पी की जगह पर आप एनआरटी बाई वी लिख दोगे, तो यहां पर पी की जगह पर आप लिख दोगे एनआरटी बाई वी इंटू में डीवी का इंटीग्रेशन। अब देखो इसका इंटीग्रेशन आपको याद ही करना पड़ेगा। डीवी बाई वी का इंटीग्रेशन पता है क्या होगा, ये होगा एल एन वी, और ये एनआरटी सेम रहेगा, एनआरटी एल एन वी। और यहां पर एक और खास बात है, इसकी लिमिट चलेगी, वी की लिमिट V1 से V2, यानी कि पहला वॉल्यूम इसका V1 है और ये फैलते फैलते दूसरे वॉल्यूम तक जा रहा है जिसका नाम है V2। मतलब V1 से V2 तक ये वर्क डन करना है, वॉल्यूम की लिमिट्स होती है। अब जिनको नहीं आता उसको तो याद ही करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। तो वर्क डन जो हो जाएगा NRT LN। अब देखो लिमिट पुट कर रहा हूं, V2 माइनस LN V1। तो अभी मैंने लिमिट्स पुट करा है। लिमिट कैसे पुट करते हैं मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों। सबसे पहले अपर लिमिट डाली जाती है, उसके नीचे लोअर लिमिट्स, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो LN V2 माइनस LN V1। तो यहां से जो वर्क डन का फॉर्मुला आएगा कुछ ऐसा आएगा, NRT log V2 बाई V1। अब तुम बोलोगे ये कैसे, तो देखो log बोल दिया मैंने LN। अगर कोई चीज LN में होता है और माइनस होता है इनके बीच में, LN V2 माइनस LN V1, तो डिवाइड में जाता है, ये रूल है, ये प्रॉपर्टी है। दोबारा बोल रहा हूं, ये आपको याद ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि 11th क्लास का बच्चा ये सब समझ नहीं सकता। तो फिलहाल हमने जो वर्क डन का फॉर्मुला निकाला है ना, इसको हम लॉग के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पर 2.303 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये NRT log V2 बाई V1 बन जाता है। तो यहां पर ये हमारा वर्क डन का फॉर्मुला है और हमने अपने टॉपिक को इजीली खत्म किया, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम क्या था, देखो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, जहां पर हम पार्टिकल को प्रेशर अगर P1 है तो P2 तक जाएगा और वॉल्यूम V1 है तो V2 तक जाएगा, क्योंकि ऐसे एक्सपेंड कर रहा है वो या जो भी है, ठीक है ना। हमने एक स्मॉल एक्सपेंशन लिया, हमने माना है कि हमारा जो गैस है वो गैस ऐसे से ऊपर उठ रहा है, तो उसका प्रेशर भी चेंज होगा, उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा। अब देखो ये है इसका वर्क डन का फॉर्मुला, पी डेल्टा वी का इंटीग्रेशन एलएन वी, फिर एनआरटी के बाद हमने एलएन को लॉग में कन्वर्ट किया, लॉग में, तो एलएन को जब लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो व्हाट, आप देखो ये सारे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपको ये मिलता है एनआरटी एलएन V2 बाई V1। अब इसको लॉग में करने के लिए हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन कॉमन लॉग बेस 10 बोलते हैं, लॉग बेस 10, तो 2.303 एनआरटी लॉग V2 बाई V1। और अगर हम प्रेशर की बात करें, देखो जो आपने फॉर्मुला निकाला है ना ये 2.303 एनआरटी लॉग V2 बाई V1, अगर इसी को हम प्रेशर में कन्वर्ट करें तो प्रेशर में इसको ऐसे लिखा जाता है 2.303 एनआरटी लॉग P1 बाई P2। देखो यहां पर भले V2 लिखा है पर यहां पर P1 आता है, P1 बाई P2, यानी कि देखो इसका वॉल्यूम V1 से V2 गया तो पहले प्रेशर P1 था, अब प्रेशर हो गया होगा P2। तो प्रेशर और वॉल्यूम के दोनों को लेके ये फॉर्मुला है, जिनके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत कम बनते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स में हम जो अब करने जा रहे हैं उसको कहा जाता है वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। देखो बड़ा आसान टॉपिक होता है कि हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब देखो एडियाबेटिक प्रोसेस का सब मतलब जानते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हीट का एक्सचेंज जीरो होता है, ना हीट अंदर आ सकता है ना हीट बाहर जा सकता है। और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कुछ कंडीशंस आपको याद रखनी है। पहली कंडीशन ये होती है कि प्रोसेस मस्ट बी वेरी फास्ट, ये बहुत ही फास्ट किया जाता है, वेरी फास्ट प्रोसेस। यानी अगर आप एक्सपेंशन करो, जो आपका सिलेंडर है वो एक्सपेंड कर रहा है तो बहुत फास्ट होना चाहिए, या फिर आप सिलेंडर को दबा रहे हो कंप्रेशन, तो भी बहुत फास्ट होना चाहिए। दूसरा ये, अगर हीट का एक्सचेंज जीरो है, इसका मतलब जो वॉल्स होगी इंसुलेटेड, पूरी तरह इंसुलेटेड दीवार होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने कहा देखो हमारे पास एक ये पिस्टन है। अब ये जो पिस्टन बनाया मैंने प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये ऐसा पिस्टन है जो ऊपर नीचे मूव कर सकता है, दिस कैन मूव ऊपर नीचे। और मान लो मैंने सडनली बहुत फास्टली इस पिस्टन को ऊपर कर दिया, तो ये जो पिस्टन एकदम से ऊपर हुआ है, फास्ट हुआ है, और वॉल्स इंसुलेटेड है और हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे भैया एडियाबेटिक प्रोसेस है। इंसुलेटेड का मतलब है कि इंसुलेटर है, अब हीट अंदर बाहर नहीं जा सकता। अब यहां पर वर्क डन की अगर हम बात करें तो देखो वर्क डन का फॉर्मुला सबको पता है, ऑब्वियसली सबको पता है कि वर्क डन के दो फॉर्मुले होते हैं, या तो P इंटू डीवी का इंटीग्रेशन, या तो वर्क डन का एक फॉर्मुला आपने ये पढ़ा होगा, वर्क इज इक्वल टू P इंटू में चेंज इन वॉल्यूम। तो अब एडियाबेटिक प्रोसेस में हमें वर्क डन निकालना है, तो टॉपिक का पूरा नाम रहेगा वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। अब इसे नोट करो, फिर फटाफट हम वर्क डन का फॉर्मुला निकालेंगे, और वो इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट। अब देखो वर्क डन के दो फॉर्मुले होते हैं, हम लोग जो चुनेंगे वो आपको ऑब्वियसली पता है, ये वाला चुनेंगे, ठीक है, ये बेस्ट फॉर्मुला होता है इंटीग्रेशन वाला, इससे छोटे बड़े सबके लिए आंसर आ जाता है। चलो फिलहाल इतना दिमाग में लगा के अब देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए याद रखना, यहां कोने में लाइन लिख लेना और बताना कि फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ना इक्वेशन होती है, एडियाबेटिक प्रोसेस जो आप पहली बार जान रहे हो इक्वेशन। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन क्या होता है, P इंटू वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, जहां पर P का मतलब प्रेशर है और V का मतलब वॉल्यूम, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब प्यारे बच्चों यहां पर क्या खास बात ध्यान देना है कि ये गामा क्या होता है, वाई, ये वाई क्या है, बेसिकली वाई ना ये होता है, वाई होता है CP बाई CV।
सीपी होता है हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम, सीवी। उसका जो रेशियो होता है उसको हम गामा बोलते हैं। ये गामा है, वाई का मतलब है यहाँ पर गामा, लिख लेना अगर तुम्हें पता ना हो तो एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन होती है। अब हमें वर्क डन निकालना है तो हम क्या करते हैं, यहां से ना प्रेशर की वैल्यू निकालते हैं, तो ये बन जाता है के एंड वी की पावर गामा। सर ये कैसे हुआ? अगर आप यहां से पी को होल्ड कर लोगे, अगर आप सिर्फ पी को होल्ड कर लोगे तो जो के उस तरफ चला जाएगा ये वी की पावर गामा, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के वी की पावर गामा। बात समझ पा रहे हो? तो प्रेशर अगर निकालना है तो देखो ये जो गामा उस तरफ जाएगा तो माइनस का होगा, ध्यान रखना, क्योंकि यहां वी गामा है तो ये जो वी गामा उधर जाएगा तो वी माइनस का गामा हो जाएगा, ये बात भी ध्यान रखना है। तो यहां से हमने प्रेशर निकाल लिया, के यहीं रह गया और वी हो जाके माइनस गामा हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब यहां पर हम वर्क डन निकाल ही रहे हैं तो हम प्रेशर की जगह पर लिख देंगे के वी की पावर माइनस गामा इनटू में डीवी। यानी अभी जो हमने वैल्यू पुट करी है वो पी की जगह पुट करी है, पी इज इक्वल टू के वी की पावर गामा। अब बेटा सारा खेल यहां पर है इंटीग्रेशन का। अब इंटीग्रेशन कैसे होता है, देखो ये जो कांस्टेंट वाली चीज होती है ये बाहर आता है, और जो आपका ये v की पावर माइनस गामा है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, v की पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस 1। और जो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी v1 से v2 तक, वॉल्यूम v1 से v2 तक जाएगा, क्योंकि यहां पर इंटीग्रेशन में ये वॉल्यूम है, तो यहां पर लिमिट जो होती है ना इंटीग्रेशन की, कि भाई पहले वॉल्यूम था v1 अब वॉल्यूम हो गया है v2। तो यहां पर ये बात आपको समझनी होती है। अभी आपको कठिन लगेगा पर आप डरो मत, बड़ा आसान है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी काम करेंगे हम, देखो के 1 माइनस गामा को अलग कर लिया जाता है, कैसे, ये कांस्टेंट है के और इसको आप 1 माइनस गामा लिख सकते हो, 1 माइनस गामा। तो 1 माइनस गामा और के को हमने साइड कर लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ऊपर बचा v की पावर माइनस गामा प्लस 1। अब लिमिट कैसे पुट की जाती है समझना, पहली बार v की जगह पर v2 आएगा तो ये बनेगा v2 की पावर माइनस गामा प्लस 1, फिर आएगा v1 यहां पे, तो ये हो जाएगा v1 की पावर माइनस गामा प्लस 1। यानी कि v की जगह पर एक बार अपर लिमिट आएगा, अपर लिमिट, फिर एक माइनस का साइन लगा के लोअर लिमिट आएगा नीचे वाला v की जगह पर v1। अब यहां पर ये बात तो हमें बहुत डिटेल में समझ में आ गई, कोई टेंशन ही नहीं है। के 1 माइनस गामा इज इक्वल टू v2 गामा माइनस 1 प्लस v1 गामा माइनस गामा प्लस 1 गामा प्लस 1, ये v2 है ये v1 है, ये सब जो आपको दिख रहा है वही लिखा हुआ है। अब यहां पर एक और दिमाग लगाया जाता है, क्या दिमाग लगाया जाता है कि इस के को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, सोचते। तो सोचने से पहले इधर देखो, के को यहीं पे रखो 1 माइनस गामा और इसको खोलेंगे, क्या खोलेंगे, देखो ये जो v2 गामा है तो हो जाएगा v2 माइनस गामा इनटू में v2, v1 माइनस गामा इनटू में v1। अब तुम बोलोगे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, देखो गामा प्लस 1 का मतलब क्या है कि एक बार v2 की पावर माइनस गामा है और एक बार v2 की पावर 1 है। देखो समझो मेरी बात को, जैसे 10 की पावर ऐसा लिखा हो कभी 10 की पावर 4 प्लस 2, तो इसका मतलब पता क्या होता है, 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 2, इसका ये मतलब होता है। सपोज करो लिखा हो p की पावर x प्लस y, तो इसका मतलब होता है कि p की पावर x इंटू p की पावर y। यानी उसी प्रकार से अगर v2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 है तो हम लिखेंगे v2 की पावर माइनस गामा v2 1, और v1 की पावर अगर माइनस गामा प्लस 1 है तो v1 की पावर माइनस गामा इंटू में v1 की पावर 1। समझ पाए? क्योंकि इसका मतलब है कि ये बेस सेम पावर ऐड है, यानी प्लस का मतलब होता है कि आप इसको खोल के लिख सकते हो v2 माइनस गामा v2 1, v1 माइनस गामा v2 1। अब देखो मैं इस k को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहीं से, इस k को मैं अंदर भेज रहा हूं, देखो k, समझना, k को मैं अंदर भेज रहा हूं मल्टीप्लाई में, k को मैंने अंदर भेजा, k बाहर के k को भी अंदर भेज दिया, मतलब खोल भी दिया और k को अंदर भेज दिया। तो इससे क्या फायदा होगा मेरा, कुछ तो फायदा होगा, कुछ तो फायदा होगा। अब हमें ये सोचना है कि क्या फायदा होगा। तो जब इस k को आप अंदर भेजोगे तो अगला स्टेप आपका ऐसा होगा, देखना ध्यान से प्लीज। अरे क्या हो गया, हैंग हो गया, थोड़ा कठिन होता है ये। देखो अब जब k को आप अंदर भेज चुके हो तो आपको मिला 1 माइनस गामा। अब देखो आप k को अंदर भेज चुके हो, देखो तो आपके पास है v2 की पावर माइनस गामा। अब k की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, आप k की जगह पर क्या लिख सकते हो, देखो याद करो, k की जगह पर लिख सकते हो इक्वल टू पी वी की पावर माइनस गामा, लिख सकते हो। अरे k की जगह पर पी वी की पावर माइनस गामा लिख सकते हो ना। तो यहां पर हम क्या दिमाग लगाने वाले, एक चीज देखना, वो ये दिमाग लगाने वाले हैं कि पी वी इज इक्वल टू ना एनआरटी होता है, पी वी इज इक्वल टू, पहला हम ये इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर, और दूसरा हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं। एक तो ये हो गया, दूसरा ये कि हम लिख सकते हैं जो मैंने बताया था आपको, k की जगह पर पीवी की पावर माइनस गामा, ये चीजें। अब मैं इस इक्वेशन को थोड़ा कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, जो मेरा डिजायर्ड इक्वेशन कहां रह गया, k बाहर है, ठीक है, v सब ठीक चल रहा है, v2 माइनस 1 k। अब एक मिनट ना, मैं k को दोबारा बाहर ले जा रहा हूं, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा मतलब कि मुझे कुछ देखना था इसमें। ये है गया v2 एंड v2 की पावर माइनस गामा, ओके, माइनस v1 और v1 की पावर माइनस गामा, और k हमारा बाहर है फिलहाल, ठीक है, k हमारा बाहर है, ये रहा 1 माइनस गामा। अब मेरे को यहाँ पे क्या चेंजेस कर सकता हूं मैं कि v2 के वी की पावर v2, सिर्फ अगर v लिखना है, रुक जाओ एक सेकंड प्लीज, v2 की पावर के v1, ठीक है। एक इक्वेशन में ऐसा बना रहा हूं कि मैं, एक मिनट यार कुछ मिस किया है क्या मैंने, कैलकुलेशन सारी सही है क्योंकि डिजायर्ड इक्वेशन नहीं आ रहा मेरा,
के पीवी की पावर गामा, तो अगर पी, हाँ सही है, पीवी की पावर गामा, ओके ठीक है, सब सही है। मैं बोलता रहा हूँ ये मैं गलत लिख रहा हूँ, ये मैं गलत लिख रहा हूँ। एक्चुअली में इक्वेशन ये है, इक्वेशन है कि के इज इक्वल टू पीवी की पावर गामा। मैं माइनस गामा लिख रहा था, गलत लिख रहा था। बोल रहा हूँ तुमने बताया भी नहीं कि सर पीवी की पावर गामा को आप के बोल रहे हो। के इज बेसिकली पीवी की पावर गामा, जो मैंने लिखा ना कि पीवी की पावर गामा के होता है, तो डेट मीन समझो, अभी थोड़ा मैंने गलत लिख दिया था इसलिए मेरे को दिमाग खराब हो रहा था। के का मतलब होता है पीवी की पावर गामा। अब मैं क्या करूंगा, देखो इस इस के को हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों जगह पे, तो हमारा वर्कडन का फॉर्मूला बन गया है 1/1 माइनस गामा। यहां तक सबको समझ में आ गया ना क्या हुआ है कि ये v2 और v2 की पावर माइनस गामा, v1 v1 की पावर माइनस गामा। अब के मल्टीप्लाई हो रहा है, तो के का मतलब है के v2 माइनस गामा, के v1 माइनस गामा। अब हम यहां पर क्या करेंगे, देखो ये जो के है, दिस के, इस के की जगह पर हम लिखेंगे पीवी की पावर गामा। तो इस के की जगह पर देखो, यहां पर तो ये 1 माइनस गामा रहेगा। अब इस के की जगह पर आप लिख रहे हो, इस के की जगह पर लिख रहे हो पीवी की पावर गामा, तो क्या होगा देखो, जब आप यहां पर पी और P2 लिखोगे, क्योंकि ये V2 वाला है और ये भी V2 है, तो यहां पर हम एक्चुअली में K की जगह पर P2 V2 लिखेंगे, और एक बार K की जगह पर हम P1 V1 भी लिख सकते हैं। इस बात को समझना, जैसे अगर यहां पर ये K जो है V2 के साथ है, तो इस K की जगह पर हम लिखेंगे क्या, K इज इक्वल टू होता है P2 V2 की पावर गामा। तो P2 V2 की पावर गामा, ये K की जगह पर लिखा है मैंने, बस K की जगह पे, और बगल में क्या है देखो, बगल में है V2 इंटू V2 की पावर माइनस गामा। उसी प्रकार से इस K की जगह पर हम यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, K 1 वाला है 1 वाला, तो K1 की जगह होगा P1 V1 की पावर गामा, और बगल में क्या है बताओ, बगल में है V1 एंड V1 की पावर माइनस गामा, और बीच में ये माइनस है। देखो थोड़ा अजीब सा है देखने में ये, पर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस के की वैल्यू पुट करी है, अगर आप ठीक से देखो तो। अब प्यारे बच्चों यहां पर क्या होगा देखो, यानी देखो यहां तक तो बड़ा आसान था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, ये तो बड़ा आसान था। इंटीग्रेशन लगाया मैंने यहाँ पे, इंटीग्रेशन लगाने के बाद लिमिट्स पुट करी है, बस लिमिट पुट करने के बाद इस V2 को खोल के यहां तक ले आया, फिर मैंने के को अंदर डाला। अब मैं के की वैल्यू लिख रहा हूं, हम के की वैल्यू लिख रहे हैं। एक्चुअली में हम ये क्या कंडीशन यूज कर रहे हैं कि पीवी की पावर गामा इक्वल टू के होता है, तो K2 की जगह पर P2 V2 की पावर गामा, और K1 की जगह पर P1 V1 की पावर गामा। अब वैल्यू पुट करने के बाद एक बड़ी गजब की चीज दिखाई देगी, पता है क्या, देखो यह है, देखना ध्यान से इसको, यहां पर आप देखोगे तो यह है V2 की पावर गामा, तो ये माइनस गामा से कट जाएगा, ये V1 की पावर गामा माइनस गामा से कट जाएगा, तो अंदर पता क्या बचेगा, P2 V2 माइनस, देखो क्या बचेगा, P2 V2 P2 इंटू V2 माइनस P1 इंटू V1 बचेगा अंदर, आप चेक कर लो अगर यकीन नहीं हो रहा है तो। देखो यहाँ पे, यहाँ से P2 बचेगा, यहाँ से V2, यहाँ से P1 बचेगा, यहाँ से V1, और बाहर क्या चल रहा है 1 माइनस गामा। तो ये बेटा वर्क डन बाई एरिया वेटिक का ये फॉर्मुला है। और दूसरा मैंने आपको एक और चीज बताया था कि हम एक और फॉर्मुला यूज करेंगे इन फ्यूचर, PV इज इक्वल टू NRT। तो अगर हम PV इज इक्वल टू NRT का इस्तेमाल करें तो 1 माइनस गामा, और PV की जगह पर हम NRT लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये NRT2 NRT1, समझे। और यहां से क्या होगा फिर, समझे नहीं, P2 V2, तो P2 V2 का मतलब हो जाएगा T2, और P1 V1 का मतलब T1, तो P2 V2 की जगह NRT2, P1 V1 की जगह NRT1। अब यहां से NR कॉमन लोगे तो NR कॉमन लेने पे ये बन जाएगा 1 माइनस गामा इज इक्वल टू T2 माइनस T1। अब ये ना दो फॉर्मूले हैं एरियावेटिक प्रोसेस के। अब इन एरियावेटिक प्रोसेस के दो फॉर्मूले जो आपको याद रखना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। डेरिवेशन बिल्कुल आसान है, अगर आप स्टेप्स को फॉलो करो तो बहुत आसान है डेरिवेशन। बस याद रखना है कि आपको K2 की जगह ये पुट करना होता है, K1 की जगह पर ये, क्योंकि रीजन क्या है, हमने पहले लिख दिया था कि PV का मतलब ही, PV की पावर गामा का मतलब K होता है, और बीच में मैं ठीक से इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैंने ना गलत से एक स्टेप लिख दिया था, तो बाकी मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है आपके लिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्लीज, उस टाइम में कुछ और सोचने लग गया था, एक्चुअली मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया था हल्का सा। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखना, न्यूमेरिकल्स में आपके काम आएगा। फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते। सो अब देखो मैं ना आपको बोलूंगा याद कर लेना बस कि सर ये होता है वर्क डन एरियावेटिक प्रोसेस में। मान लो किसी ने क्वेश्चन दिया कि जी एक एरियावेटिक एक्सपेंशन है जी, एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि पहले सिलेंडर यहां पर था, अब ये यहां पहुंच गया जी, एक्सपेंड हुआ है, एक्सपेंड। पहले था टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, अब है टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस जी। क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो 2 मोल्स थे जी। क्वेश्चन में जो गामा है, गामा वो जी 4 है या 2.5 है, कुछ भी हो सकता है। बताओ वर्क डन बताओ। तो वर्क डन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एन, जो कि हमें पता है। आर होता है गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.314, पता है। 1 माइनस गामा जी पता है, ये रहा, ठीक है जी। हमें T2 T1 चाहिए, ये रहा जी, T1 T2, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये गामा हमेशा दिया होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सीखा कि वर्क डन इन एरियावेटिक प्रोसेस। अब हम सीखेंगे इंडिकेटर डायग्राम, प्लीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम इंडिकेटर डायग्राम सीखेंगे, इंडिकेटर डायग्राम। अब ये इंडिकेटर डायग्राम्स क्या होते हैं समझिएगा। देखो इसमें क्या होता है कि हम प्रेशर और वॉल्यूम का एक ग्राफ बनाते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम का एक ग्राफ बनाते हैं, मतलब दो वेरिएबल्स लेते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम, और ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। अब देखो ग्राफ अगर नीचे जा रहा है इसका मतलब है कि वॉल्यूम उसका कम हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कंप्रेशन, कंप्रेशन, ये कंप्रेशन है।
अब यहां पर इसकी कंडीशन क्या है, यहां पर इसका प्रेशर P1 है और वॉल्यूम है V1, ठीक है, समझिए। और अगर टेम्परेचर की बात करें, अगर टेम्परेचर चेंज हुआ है तो टेम्परेचर को हम T1 बोल सकते हैं। जब वो यहां पहुंचेगा तो प्रेशर P2 हो जाएगा, सपोज करो यहां प्रेशर P2 होगा, वॉल्यूम V2 होगा और टेम्परेचर चेंज हुआ है तो T2। अगर किसी प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हो। मान लो ये छोटी छोटी चीजें आपको समझने की, इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है। अगर मैं सेम डायग्राम में एक काम ऐसा कर दूं, सोचो कि ये प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है और मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये क्या कहलाएगा, कंप्रेशन। ये कंप्रेशन का ग्राफ होगा, कंप्रेशन। आप यहां पर चीजों को कंप्रेशन दे रहे हो, तो आपको इन बातों को समझना है, बहुत ईमानदारी समझना है कि इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है, ठीक है, जहां पर हम प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन बताते हैं। यहां पर आप देखोगे तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, है ना, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, गलत, डिक्रीज। एक्चुअली में ये मैंने शायद गलत लिख दिया है, यहां पर वॉल्यूम बढ़ रहा है यार, देखो ना वॉल्यूम की तरफ जा रहा है, प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये मैंने गलत लिख दिया है। यहां पर वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसे, यहां मैंने अगर कंप्रेशन लिखा है तो वहां तो मुझे एक्सपेंशन लिखना चाहिए ना। हाँ, तो मैंने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया था, एक्सपेंशन। यहां मैं बताना भूल गया आपको कि वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है। इफ आवर वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, देखो ना वॉल्यूम बढ़ रहा है इस तरफ, आप वॉल्यूम की तरफ जा रहे हो, आप वॉल्यूम के अपोजिट जा रहे हो, तो दैट इज कंप्रेशन। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। तो करेक्शन कर लेना बेटा, जो मैंने आपको बताया था कि जब हम नीचे आ रहे हैं तो एक्चुअली हम वॉल्यूम को सपोर्ट कर रहे हैं, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक्सपेंशन। और यहाँ पर देखो हम वॉल्यूम के पीछे जा रहे हैं, दैट इज व्हाट, कंप्रेशन, जो मैंने आपको बताया था। वो एक्चुअली ना आज थोड़ा ध्यान मेरा अलग है, आज दिमाग में कुछ चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, उसके लिए सॉरी। अब देखो एक इंडिकेटर डायग्राम जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, देखो कि अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाते हैं और हमसे कोई कहता है कि देखो जी आपका ग्राफ ऐसा है, मतलब ऐसा है, तो वो ऐसा लिख दे कि भैया यहाँ प्रेशर है, वो P1 है, V1 है, लेकिन टेम्परेचर T है, यहाँ P2 है, V2 है, टेम्परेचर T। तो आप बोलोगे देखो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, दैट्स एक्सपेंशन, लेकिन ये आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर सेम रहता है, तो इसका नाम रहेगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ग्राफ। अब मान लो इसका रिवर्स हो जाए ग्राफ, हम सेम ऐसे रिपीट कर रहे हो, तो यहां देखो हम वॉल्यूम के पीछे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहां पर, इस चीज को समझिए। यहां हो ये रहा है कि आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, जब आप पीछे जा रहे हो तो कंप्रेशन है, ठीक है, तो ये कंप्रेशन है। अब चलो ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं कि यहां पर जी प्रेशर P2 P3 है, मान लो P3, वॉल्यूम है V3 और टेम्परेचर है T1, टेम्परेचर है कोई T1, और यहां पर आके हो गया P4 V4 एंड टेम्परेचर अभी भी T1 है। तो इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा कि अभी भी टेम्परेचर सेम है, तो ये आइसोथर्मल तो है, टेम्परेचर सेम है, देखो यहाँ T1 है तो यहाँ भी Tn है, पर ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है, इसको हम कंप्रेशन बोलेंगे। तो अब इसको लिख लेना कि ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है, आईसी का मतलब आइसोथर्मल कंप्रेशन। चलो एक और ग्राफ इसमें बनाता हूं, मान लो किसी ने बोला जी ये है हमारा ग्राफ, अब ऐसा बोल दे वो कि जी इस ग्राफ में वॉल्यूम बढ़ती हुई आपको दिख रही होगी, कर्व इस तरफ जा रहा है ना, तो यहां पर P2 V2 T, इसको हमने P3 V3 T1 बोल दिया। अब देखो इसको ना एडियाबेटिक बोलेंगे, एडियाबेटिक, जो एडियाबेटिक एक्सपेंशन बोलेंगे, पता है क्यों, क्योंकि इसका ना बड़ा फास्ट प्रोसेस होता है, इसमें हीट चेंज नहीं होता, बाकी सारी चीजें बदल जाती है, हीट चेंज नहीं होता, तो इसमें सब कुछ बदल रहा है, देखो P2 से ऑलमोस्ट P3 आ रहे हैं, V2 से V3 आ रहे हैं, T से T1 आ रहे हैं, तो ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। अगर मैं यहां से ऊपर जाऊं ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमें सोचने वाली बात है। तो देखो यहां पर भी सब कुछ बदल रहा है, P4 V4 T1 से हम जा रहे हैं P1 V1 T तक, तो ये एडियाबेटिक कंप्रेशन है, AC, एडियाबेटिक कंप्रेशन। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, फिर और भी बताता हूं ग्राफ्स। अब देखो कुछ और ग्राफ आपको बताता हूं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एक ही ग्राफ हो प्रेशर वॉल्यूम का, और आपसे बोले कि जी देखो दो ऐसे लाइन निकली हुई है, आपसे ऐसे बोल सकते हैं किसी पॉइंट से, तो इन दोनों में, चलो मैं आपको एग्जैक्टली डायग्राम बनाता हूं बुक से, ताकि मेरे से स्लोप में दिक्कत ना आए, कर्व एकदम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, एग्जाम में क्या आएगा देखो, अगर कभी ऐसा आ जाए, मैं एनसीईआरटी से देख के बना रहा हूं, ऐसा और थोड़ा ऐसे डाउन करके, ऐसा पीछे तो नहीं जाना चाहिए, ऐसा, ठीक है, ये क्वेश्चन मान लो एग्जाम में आ जाए ऐसा, और आपसे बोले कि बताओ, और एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये सारे ग्राफ एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है, आप एनसीईआरटी से भी देख सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट है, प्रेशर वॉल्यूम। आपसे बोले जी इस बार ऐसा हो रहा है कि कोई एक पॉइंट है, ये इससे एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे, एग्जैक्टली बनाना बड़ा कठिन होता है बेटा। आपसे कोई पूछे कि इसमें इसमें आपसे कोई पूछे, सुनना, कि बताओ कौन सा एडियाबेटिक है और कौन सा आइसोथर्मल है, तो हम कैसे जवाब देंगे। देखो ध्यान रखना, जिसका स्लोप ज्यादा हो, स्लोप, एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होता है, एडियाबेटिक कर्व, ठीक है ना, जिसका मोर स्लोप हो, मोर स्लोप मतलब ढलान,
ढलान, स्लोप का मतलब होता है ढलान। ढलान, एडियाबेटिक में ढलान ज्यादा होता है। अब मैं आपको बताऊं स्लोप का मतलब होता है ढलान, मतलब इसमें ये वाला जीतेगा, ये वाला। मतलब ध्यान रखना, ऐसे ग्राफ में नीचे वाला होता है, ये वाला होता है आइसोथर्मल का। ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन वाला होता है ये पहला, और दूसरा वाला होता है एडियाबेटिक। लेकिन जब हम ग्राफ को रिवर्स कर देंगे, ये एक्सपेंशन है, ये कंप्रेशन, तो इसके अंदर ये और इसमें ये पहला वाला एडियाबेटिक हो जाता है। ठीक है, कौन सा वाला? पहला वाला एडियाबेटिक। याद रहेगा? तो ध्यान रखना कि जब ऐसा ग्राफ हो तो नीचे वाला एडियाबेटिक और ऐसा ग्राफ हो तो ये वाला। तो एग्जाम में ये ग्राफ पहचानने के लिए आपको आ सकता है। अब जो हम लास्ट पॉइंट इसमें पढ़ने वाले हो ये है कि अगर कभी भी आपको प्रेशर और वॉल्यूम का कोई प्रोसेस दिया हो, सपोज करो मुझे प्रोसेस दिया कि जी ये मेरा आइसोथर्मल, ऐसे बोले कि देखो जी हमारा ए से बी जा रहा है, हमारा कोई एक्सपेंशन हुआ है, हमारा जी कोई एक्सपेंशन हुआ है, बताओ यहां पर वर्क कितना है? वर्क देखो, वर्क कैसे निकाला जाता है ग्राफ से। आपको इस लाइन के पीछे का समझना, इसके नीचे का सारा एरिया निकालना पड़ेगा। तो जो वर्क होता है ना ग्राफ के अंदर, वर्क इज एरिया अंडर कर्व, और एग्जाम में ये सब इंपॉर्टेंट है, एरिया अंडर कर्व। प्यारे बच्चों, अगर आप ए और बी के बीच में अगर देखेंगे तो ये जो कर्व है ना, कर्व, उसका एरिया निकालना पड़ता है, एरिया अंडर कर्व। अब मैं इसको समझाने का बेस्ट एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो किसी ने मुझसे बोला कि देखो यार एक ग्राफ है प्रेशर वॉल्यूम का, ये जो प्रोसेस है आइसोबारिक है। आइसोबारिक में क्या होता है मैं आपको बता दूं, आइसोबारिक में प्रेशर चेंज नहीं होता, सीधी लाइन आएगी, प्रेशर चेंज नहीं होता आइसोबारिक में, पता है आपको? आइसोबारिक प्रेशर डज नॉट चेंजेस। देखो जो हमारा ग्राफ है ए से स्टार्ट हुआ बी तक गया, और देखो बिल्कुल सीधी लाइन है, सीधी लाइन का मतलब चेंज नहीं हो रहा। ये प्रेशर के सामने देखो, प्रेशर बिल्कुल सीधा है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। आपको पता होगा ना, इसको बोलते हैं आइसोबारिक। और ऐसा अगर ग्राफ आ जाए कभी कि जिसमें हम वॉल्यूम को चेंज नहीं होने दे रहे, देखो ये हमारा वॉल्यूम है और ये प्रेशर है, वॉल्यूम बिल्कुल सीधा है, देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही। वॉल्यूम कैसे चेंज हो सकता है? देखो सीधे लाइन का वॉल्यूम कैसे चेंज होगा? ये ग्राफ आगे नहीं बढ़ रहा। स्ट्रेट लाइन का मतलब कांस्टेंट, सीधा लाइन का मतलब आइसोबारिक, और खड़े लाइन का मतलब क्या होता है बताओ? आइसोकोरिक। और कर्व हो तो क्या बोलते हैं? कर्व हो तो आइसोथर्मल या तो एडियाबेटिक। कर्व को क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल या एडियाबेटिक। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि देख भाई ये ना 4 एटीएम प्रेस, 4 कुछ भी है, दैट इज 4, ये जो प्रेशर है समझना, ये जो प्रेशर है 4 पास्कल है, पास्कल में दिया मान लो ऐसा यूनिट में, ठीक है। और वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब में दे रखा है, वॉल्यूम है मीटर क्यूब में, किसमें? मीटर क्यूब में। और आपसे बोल दिया कि जी देखो यहां पर वॉल्यूम था 2 लीटर, 2 मीटर क्यूब, यहां पर है 4, तो आपसे बोला जी वर्क डन निकालो, वर्क। तो सब कुछ ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। आप बोलोगे हमारे सर ने कहा था वर्क डन होता है एरिया अंडर कर्व, कर्व के अंडर। तो आप बोलोगे कर्व के अंडर यानी कि ये पूरा, कर्व के नीचे ये जो कर्व है, ये लाइन जो है, लाइन, इस लाइन के नीचे पूरा एरिया निकालना है। तो देखो इसका शेप कैसा है? एक रेक्टेंगल की तरह। जिस रेक्टेंगल में ये वाला पार्ट कितना है? 2 से 4, 2, और ये वाला पार्ट कितना है? ये वाला पार्ट कितना है? 4 है ना, ये हाइट 4 है, और इसके बीच में कितना है? 2 से 4 देखोगे तो। अरे एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 2 और विड्थ है 4, तो वर्क हो गया 4 × 2 जो क्या आएगा 8 जूल। जूल क्योंकि सब कुछ ऐसा यूनिट में। बात समझ पा रहे हो? क्या समझे तुम कि अगर आप एरिया अंडर कर्व निकालोगे तो आपको मिलेगा वर्क। वो क्या मिलेगा? वर्क। अब मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यार प्रेशर और वॉल्यूम का मेरे पास सिस्टम है, और इसके अंदर कोई ऐसा दे दे आपको जी एक साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक। देखो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है कि चीज ने अगर यहां से स्टार्ट किया, यहां से अगर स्टार्ट किया तो घूम के वहीं आ जाएगी। तो साइक्लिक प्रोसेस में बोला आपको वर्क निकालो, तो बड़ा आसान होता है, आप इसके अंदर का वर्क निकाल, तो एरिया निकाल लो। जैसे मान लो यहां से यहां तक 4 दिया है और ये दिया है 3, तो ये वर्क कितना आएगा? 4 × 3, 12 यूनिट, जो भी इसका यूनिट होगा, ठीक है। तो इट्स वेरी क्रेजी एंड वेरी सिंपल कि आप वर्क ऐसे निकाल सकते हैं। फटाफट नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम कुछ छोटे मोटे टॉपिक देख रहे हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको नेगेटिव लॉ कहा जाता है, नेगेटिव लॉ। अब इसको नेगेटिव लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो जो भी लॉ इस धरती पर बना है कुछ हमें सिखाने के लिए बना है, पॉजिटिविटी के लिए बना है। जैसे न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एक्शन है तो रिएक्शन है, कुछ सिखाया, उससे हमें फायदे हुए। तो ग्रेविटेशन का लॉ, उससे भी फायदा हुआ, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। पर ये एक ऐसा लॉ है जो कहता है कि क्या नहीं हो सकता। जैसे ग्रेविटेशन कहता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ कहते हैं कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन पहली बार कोई ऐसा लॉ है जो कह रहा है क्या नहीं हो सकता। तो क्या है समझिएगा कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा है ना। तो यहां पर 2 लोग हैं, एक है केल्विन और एक है क्लॉसियस। एक्चुअली मैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक सिंपल फंडा मैं आपको बता दूं। ये कहते हैं कि आप एक ऐसा इंजन नहीं बना सकते या ऐसा मशीन नहीं बना सकते, मशीन जो आपको 100% एफिशिएंसी दे, 100% एफिशिएंसी दे। सब मैं समझा नहीं। एक्चुअली में सेकंड लॉ एक नेगेटिव लॉ है, कहता है कि आप 100% एफिशिएंसी कहीं भी नहीं पा सकते, कभी भी नहीं पा सकते। मतलब मान लो आपने कार इंजन बनाया, कार इंजन, और आप ये सोचो कि आपने जिसमें 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया, आपने 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया, तो आप इस 100 रुपए के पेट्रोल से 100 रुपए के पेट्रोल से फुल माइलेज नहीं ले सकते,
फुल माइलेज का मतलब है ये जो 100 रुपए का पेट्रोल है ना, उसका मान के चलिए 80% या 70% या 60%, यानी आपका 80 रुपए या 70 रुपए या 60 रुपए का पेट्रोल तो हीट में ही चला जाएगा, हीट में। कई बार खुद की आवाज सुन के भी लगता है कि यार ये मैं हूं इतना महान। मजाक कर रहा हूं, सुनो। तो 80 70 60 ये जितना भी रुपया है आपका 100 में से 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया, लेकिन 80 70 60 या 50 रुपए का पेट्रोल तो आपका हीट में ही बर्बाद हो जाएगा या वो वेस्ट हो जाएगा किसी भी प्रकार से। मैं समझाने का तरीका है, ये रियल ऐसा नहीं होता है, बस समझा रहा हूं। आपके काम कितना आया, काम 10 रुपए का पेट्रोल आएगा या 20 रुपए का पेट्रोल ही आपके काम आएगा, यानी आप 100% एफिशिएंसी नहीं निकाल पा रहे। बात को समझो। यानी ये जो सेकंड लॉ है, एक नेगेटिव लॉ है, ये कहता है कि आप 100% एफिशिएंट इंजन नहीं बना सकते, 100% एफिशिएंट इंजन नहीं बना सकते। तो लिखा है केल्विन साहब क्या कहते हैं, कहता है नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम अ सिंगल रिजर्वायर एंड इट इज कंप्लीट कन्वर्जन इनटू वर्क। 100% एफिशिएंसी इज इम्पॉसिबल। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया पेट्रोल वाला, है ना, पेट्रोल वाला एग्जांपल दिया, वैसे ही एक दूसरा एग्जांपल है। एक्चुअली में वो कहना क्या चाह रहे हैं समझिएगा, इसके ये जो सर है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहते हैं, वो कहते हैं देखो यार, नो प्रोसेस इज पॉसिबल, इस धरती पर ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है जिसका सोल रिजल्ट, सोल मतलब जिसका रिजल्ट, प्योर कंप्लीट रिजल्ट इज एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम सिंगल रिजर्वायर एंड इट्स कंप्लीट कन्वर्जन इनटू वर्क। यानी कुल मिला के अगर आप 100 रुपए का पेट्रोल डाल रहे हो, 100 रुपए का पेट्रोल, तो उस पेट्रोल से जो एनर्जी पैदा होगी, 100 रुपए का जो आपका पेट्रोल है, 100 रुपए से जो पेट्रोल आप डाल रहे हो, उस पेट्रोल से एनर्जी पैदा होती है गाड़ी में, उस एनर्जी से आप 100% वर्क, 100% वर्क नहीं ले सकते। तो नो प्रोसेस इज पॉसिबल हु सोल रिजल्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम अ सिंगल रिजर्वायर, कि आप हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करो, हीट एनर्जी को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लो और उससे वर्क करवा लो, नहीं, कुछ हीट आपका वेस्ट हो जाएगा, कुछ हीट क्या हो जाएगा, समझ पा रहे हो, कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। जैसे कि देखो होता क्या है, होता यह है, हम ना पेट्रोल डालते हैं, तो जो पेट्रोल है अंदर जाके बर्न होता है, बर्न, ये पेट्रोल जलता है, बर्न होने से हीट पैदा होता है, और जो हीट पैदा होता है उस हीट से ही हमारा इंजन वर्क करता है। तो मान लो आपने 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया और यहां पर हीट पैदा हुआ, मान लो यहां पर 100% हीट पैदा हुआ, 100% हीट, तो क्या पता क्या होगा, ये जो हीट है इसका 80% हिस्सा बाहर चला जाएगा और 20% हिस्सा ही टायर को घुमाने का काम आएगा। यानी क्या मतलब है, आप 100% हीट का इस्तेमाल नहीं कर सकते गाड़ी चलाने के लिए, आपका कुछ परसेंट ऑफ हीट इन्वायरमेंट में चला जाएगा। समझ पा रहे हो, कहां चला जाएगा, इन्वायरमेंट में। यानी कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल जहां पर आप हीट फ्रॉम सिंगल रिजर्वायर, आप हीट को ले लो, यानी जो हीट एनर्जी को लेके आप उससे वर्क करवा लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपने हीट एनर्जी पैदा की है तो कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा और कुछ यूज होगा वर्क में, वर्क मतलब गाड़ी को चलाने में। क्लॉसियस भी ऐसा ही कुछ कहते हैं, क्लॉसियस कहते हैं नो प्रोसेस इज पॉसिबल, कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है हुज सोल रिजल्ट इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी। अब ये क्या कह रहे हैं, इनके कहने का तरीका अलग है, इनका कहने का तरीका अलग है, पर ये भी एक नेगेटिव लॉ है, ये भी एक नेगेटिव लॉ है। ये कह रहे हैं कि आप किसी ठंडे चीज से हॉट की तरफ हीट को नहीं भेज सकते। बिल्कुल सही बात है, अरे ठंडे में से हीट कैसे निकालोगे। मैं बोला कहता हूं कि गर्म चाय, गर्म चाह, तो गर्म चाय से हीट निकलेगा जी, ये बात तो समझ में आती है, गर्म चाय से हीट निकलेगा। मैं कहूं ठंडे चाय से हीट निकल रहा है, ओहो, ठंडे चाय से हीट नहीं निकल सकता। तो यही कह रहा है कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल कि आप ट्रांसफर ऑफ हीट करवा दो ठंडे बॉडी से गर्म बॉडी की तरफ, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा करवाना है तो आपको एक्सटर्नल कोई मशीन या कुछ अलग सी चीज लगानी पड़ेगी। इसका एग्जांपल क्या, फ्रीजर, फ्रीजर में क्या होता है, फ्रीजर में हम मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मशीन क्या करता है, जैसे फ्रिज है आपका, फ्रिज, तो यहां पर ठंडा होता है अंदर कोल्ड और बाहर होता है हॉट, तो ठंडे से बाहर की तरफ, ठंडे से बाहर की तरफ गर्मी को फेंक रहा है, क्यों, क्योंकि आपने बाहर से लगा रखा सिस्टम, एक्सटर्नल काम करवा रहे हो आप, नहीं समझे। मतलब कोई भी ऐसा नेचुरल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, कोई भी ऐसा नेचुरल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, नेचुरल चीज पॉसिबल नहीं है जिसके अंदर ठंडे से गर्म की तरफ आप हीट को भेज सको। अगर आपको करवाना है ये काम तो आपको फ्रीजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि अंदर ठंडा रहता है पर बाहर हीट फेंकता है, अंदर की गर्मी को निकाल के बाहर फेंकता है, ठंडे से गर्म की तरफ। समझ पा रहे हो, ठंडा होता है अंदर, बाहर क्या होता है, हॉट, लेकिन पीछे से हीट निकल रहा होता है, देखा आप लोगों ने फ्रीजर में। तो वही लिखा है कि भाई अपने आप तो नहीं होगा, अगर करवाना है तो आपको एक्सटर्नल सहायता लेना पड़ेगा। और ये दोनों स्टेटमेंट एक ही बात को कह रहे हैं कि आप क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, बोथ स्टेटमेंट को इक्विवेलेंट माना गया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये था सेकंड लॉ, जिसको आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों, यहां पर एक लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। देखो देखो, रिवर्सिबल किसे कहेंगे, अ प्रोसेस दैट कैन बी रिवर्स्ड, जिसको हम रिवर्स कर सके। लिखा है बाय एन इनफाइनाइटेसिमल चेंज। इनफाइनाइटेसिमल चेंज क्या होता है, देखिए देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस में काफी स्लो होता है, तो जो इनफाइटेसिमल का मतलब ही होता है यहां पर छोटा, ये जो इनफाइनाइटेसिमल है ना, इनफाइनाइटेसिमल, ये हम डेली यूज नहीं करते वर्ड, फिर भी मैं बता रहा हूं, इसका मतलब होता है छोटा। बेसिकली होता क्या है, मान लो यहां पर एक पिस्टन है
आप इसके ऊपर रेत डालो, रेत, एक रेत का टुकड़ा, धूल का टुकड़ा, फिर दूसरे धूल का टुकड़ा, फिर तीसरे धूल का टुकड़ा, रेत, रेत का टुकड़ा, तो धीरे धीरे पिस्टन नीचे जाएगा, बिल्कुल धीरे धीरे, इतना स्लो कि आपको दिखाई भी नहीं देगा। जब चेंज इतना छोटा हो, इतना छोटा हो कि आंखें उसको देख ही ना पाए, तो उसको बोलते हैं हम इनफाइनाइटेसिमल चेंज। इनफाइनाइटेसिमल का मतलब है बहुत छोटा चेंज। तो मान लो एक पिस्टन को आप कंप्रेस कर रहे हो, बहुत छोटा, बहुत छोटे छोटे कण डाल रहे हो, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स डाल रहे हो, तो समय के साथ ये पिस्टन हल्का हल्का दबेगा। हाँ, इसको पूरा दबने में लग सकता है 1 लाख साल। आप डेली एक इस पे वो डालो, आप डेली एक इस पे वो डालो, धूल या छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा डालो डेली, बिल्कुल एक छोटा सा टुकड़ा, तो कितना स्लो काम कर रहे हो। और जो चेंज हो रहा है इसकी वॉल्यूम में, कितना चेंज छोटा है बताओ, इतना चेंज छोटा है कि हमारी आंख उसको नहीं देख पाएगी। तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमल चेंज, इनफाइनाइटेसिमल चेंज। अ प्रोसेस दैट कैन बी रिवर्स्ड बाय एन इनफाइनाइटेसिमल चेंज सो दैट बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग रिटर्न टू देयर इनिशियल स्टेट। अब देखो मान लो मैंने 4 धूल डाला, 4 मिट्टी के टुकड़े डाले, फूंक मार के भगा दिया, तो सिस्टम दोबारा वैसे का वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि हमने चेंज ही बिल्कुल ना के बराबर किया था। धूल मारेंगे दोबारा सिस्टम वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये की पॉइंट रखना, ये आइडियल और इमेजिनरी है। जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर 100 साल लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे, 15 साल लग जाएगा, तो भैया इतना कौन करता है? आइडियल है, बहुत स्लो होता है, इसको बोलते हैं क्वासिक स्टैटिक। फिर नो फ्रिक्शन, यहाँ पर फ्रिक्शन हम नहीं मानते हैं। डिसिपेटिव फोर्स का मतलब है कि यहाँ पर हम फ्रिक्शन नहीं मान रहे। फ्रिक्शन का एक और नाम होता है डिसिपेटिव फोर्स। नो एंट्रोपी प्रोडक्शन, हीट एंड वर्क आर एक्जैक्टली रिवर्स्ड, सब कुछ रिवर्स हो जाता है, हीट एंड वर्क रिवर्स हो जाता है। देखो देखो, वेरी स्लो आइसोथर्मल एक्सपेंशन या कंप्रेशन, जब बहुत स्लो एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, फ्रिक्शनलेस पिस्टन, हम फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं मानते। अब रिवर्सिबल में क्या है? इरिवर्सिबल, अ प्रोसेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, जिसको आप रीस्टोर ना कर सको, रिवर्स ना कर सको। बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग टू इनिशियल स्टेट, यानी आप पहले जैसा ना बना पाओ, सिस्टम और सराउंडिंग को पहले जैसा ना बना पाओ, तो उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखो की पॉइंट्स, ये रियल होता है और नेचर में बार बार हमें देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अपने सिस्टम, अपनी बॉडी को अगर मैं सिस्टम मानूं, तो मेरी एज अगर बढ़ रही है तो हम एज को रिवर्स नहीं कर सकते। बहुत अच्छी खासी स्पीड से चलता है ये सब। इन्वॉल्व्स फ्रिक्शन, टर्बुलेंस, फ्री एक्सपेंशन। फ्रिक्शन भी होगा, रुकावट भी होगा, टर्बुलेंस भी होगा, और फ्री एक्सपेंशन, अपने आप चीजें। जैसे एग्जांपल इसका बेस्ट बताऊं, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या सकते हैं? जैसे मान लो आपने क्या किया, फ्री एक्सपेंशन का क्या मतलब? मान लो कि एक सिलेंडर है, ठीक है, अब इस सिलेंडर में गैस भरा हुआ है, अब सिलेंडर धीरे धीरे अपने आप फटे, एक्सपेंड हो अपने आप, तो हो गया फ्री एक्सपेंशन। एंट्रोपी इज प्रोड्यूस्ड, ऑब्वियसली एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, केमिस्ट्री का ये टॉपिक है। एनर्जी लॉस भी हो सकता है। फिर फ्री एक्सपेंशन, हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, प्रोसेस इन्वॉल्व फ्रिक्शन, क्योंकि रियल है ना, रियल में तो फ्रिक्शन होता ही है। तो ये सब बातें आप याद रखना, बस बहुत सिंपल सी बात है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से चैप्टर खत्म होता है। अब लास्ट तक आए हो तो बोनस लेके जाओ। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी इस पूरे चैप्टर का। अगर आप सिर्फ इन पॉइंट्स को याद रखते हो और जो जो मैंने लेक्चर में पढ़ाया है उसमें मजा आ जाएगा आपको। और अलग से इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में डाल चुका हूँ, पहले से न्यूमेरिकल डाल चुका हूँ, और दोबारा भी बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा। तो चैनल के साथ जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लो, ऐसे बहुत अमेजिंग वीडियोस आएंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चंस में थोड़े अलग से बनाऊंगा, बहुत तगड़े तगड़े। फिलहाल चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद कर लो। अब लास्ट में ये सब याद रखना, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। पहले एक सिस्टम यहाँ बना लेते हैं, चलो हम लेट अस सपोज हमने एक सिस्टम बनाया, ठीक है ना, हमने यहाँ पर ये सिस्टम बनाया, आपको दिख रहा होगा। अब ये सिस्टम में ये पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन वो होता है जो ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो अब बोला है कि हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हमने इसके अंदर हीट डाला, इस सिस्टम के अंदर हमने हीट डाल दिया, तो बोला है कि हीट की वैल्यू पॉजिटिव लेना। जैसे मान लो अंदर मैंने हीट दिया 20 जूल, तो मुझे इसको प्लस लेना है, प्लस, यानी कि अंदर जाने वाला जो हीट है वो पॉजिटिव होगा कुल मिला के। कि अगर आपने अंदर हीट डाला है ना, आपने कहा गया ये पेन मेरा, अंदर हीट डाला है तो वो पॉजिटिव होगा, सपोज करो प्लस का 20 जूल। अब अगला पॉइंट है हीट रिलीज बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। अब इस सिस्टम ने हीट रिलीज किया, सिस्टम से हीट बाहर आया। अब सिस्टम से हीट बाहर आया है तो क्या करोगे आप? इसको नेगेटिव बताओगे, यानी बाहर आया, मान लो कि हीट आया बाहर, क्यों आया? 20 जूल, तो आप इसको माइनस कहोगे क्योंकि हीट निकला है। हीट रिलीज वाले को हम माइनस बोलते हैं, ध्यान रखना। तो हीट रिलीज बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन समझते हो? देखो मान लो ये हमारा सिस्टम है और ये पिस्टन है, पिस्टन, पिस्टन, ठीक है। अब ये पिस्टन ऊपर जा रहा है, ये पिस्टन ऊपर जा रहा है, यानी पिस्टन मान लो, मैं दिखाता हूँ आपको, सपोज करो अरे यार ये सिलेंडर, देखो चलो सिलेंडर टेढ़ा बन गया, सॉरी। ये मास्टर तो थोड़ा सा टेढ़ा है सर, मेरा भी तो थोड़ा सा, याद है ये? चलो अब देखो, तो ये हमारा पिस्टन है, ये जिसको मैंने ब्लू कलर का बनाया। अब ये पिस्टन ऊपर चले जाए, यहाँ पर आ जाए, तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। तो जब एक्सपेंशन होता है तो हम कहते हैं वर्क हुआ है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हुआ है तो वर्क हुआ है, तो वर्क पॉजिटिव होगा। और कंप्रेशन, वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब है कंप्रेशन। कंप्रेशन में वर्क डन नेगेटिव होता है। कंप्रेशन क्या है समझिएगा, मान लो ये हमारे पास एक सिस्टम है, अब इस सिस्टम में ये है हमारे पास पिस्टन, ये है हमारे पास पिस्टन। अब इस पिस्टन को हमने दबा दिया, तो दबा के क्या होगा? ये नीचे आ जाएगा, नीचे, तो कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में क्या होता है? वर्क डन हमारा नेगेटिव होता है। इंक्रीज इन एनर्जी, अगर किसी की एनर्जी बढ़े तो वो पॉजिटिव कहलाएगी, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी वो नेगेटिव कहलाएगी, यानी किसी की एनर्जी बढ़े तो पॉजिटिव और डिक्रीज हो तो नेगेटिव। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट जीरो होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, वर्क डन जीरो होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में, ध्यान रखना, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या, आइसोथर्मल जो प्रोसेस है, एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो आपको पता होगा कि आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर सेम,
और एक्सपेंशन हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो हीट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, वर्क डन भी पॉजिटिव होता है और एनर्जी चेंज जीरो होता है। तो आइसोथर्मल में ध्यान रखना, आइसोथर्मल प्रोसेस में एनर्जी चेंज नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या याद रखोगे? आइसोथर्मल कंप्रेशन में हीट की वैल्यू नेगेटिव होती है, वर्क डन की वैल्यू भी नेगेटिव होती है और एनर्जी चेंज जीरो होता है। यानी आइसोथर्मल की सबसे खास बात क्या है कि एनर्जी चेंज जीरो होता है, क्योंकि टेम्परेचर सेम रहता है, इसलिए एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो, ये डेल्टा यू का मतलब हो चेंज इन एनर्जी इज जीरो। और साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, जैसे मैंने आपको ग्राफ के थ्रू समझाया था कि अगर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो घूम फिर के वहीं पर लौट आएगा, तो इसको साइक्लिक बोलते हैं, साइक्लिक। और साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। तो ये सारी बातें आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लव यू ऑल। जो मैंने बताया वही सब आपके सिलेबस में और वही इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं इस चैप्टर का डिटेल्ड लेक्चर भी लेके आऊंगा 4-5 घंटे का, ठीक है, अगर आप कहोगे तो। वरना फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि इस चैप्टर के मैं क्वेश्चंस करवा दूं आपको, जो एग्जाम में आपको सेम टू सेम दिखाई देंगे। आप मुझे कमेंट करके बताओ आप क्या चाहते हो मुझसे। लव यू ऑल। बहुत सारा प्यार, सब्सक्राइब करके रख लो, बहुत सारी चीजें आ रही है आपके लिए।